आज बिल्डर्स मीन्स बहुत पैसे वाली पार्टी। बिल्डर्स इतने बड़े होते हैं कि जो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं। तो क्या कुछ बिल्डर्स के कारण ये पॉलिसीज बदलती है? बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये डेवलपर इंडस्ट्री को लेके। करीब करीब 6000 इंजीनियरिंग कॉलेज हमारे देश में, वहां से जो लड़का निकलता है वो कैसे ग्रो कर सकता है? तो मुझे नहीं लगता सिविल इंजीनियर्स की कोई कमी होने वाली है, क्वालिटी सिविल इंजीनियर्स की कमी होने वाली है। आजकल सर सोशल मीडिया में दो चीज पे फुल डिबेट करते हैं, बाइंग और रेंटिंग। आप इसको कैसे देखते हो? आप रेंट पे लो या खरीदो, यू शुड बी लुकिंग एट ये हमारे बिजनेस का ना 20% पार्ट। तेरे को मैं 80% क्या आता है वो समझाता हूँ। वो अफोर्डेबल हाउसिंग के किंग है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितना इम्पैक्ट करता है इस इंडस्ट्री को? जितना पैसा इंफ्रास्ट्रक्चर पे जाने वाला है उतना पैसा शायद किसी इंडस्ट्री में नहीं जाने वाला। ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बहुत महंगे महंगे लोग पढ़ते हैं, मतलब BMW, ऑडी, मर्सिडीज तो लाइन में लगी रहती है वहाँ पे। तो कितना इंपॉर्टेंट है वो नेटवर्क? दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि भैया मैं तो इस इंडस्ट्री में आगे पीछे जाऊंगा ही। जितने बड़े लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है इसलिए वो बड़े बने। आप अफोर्डेबल किसको बोलते हैं? अफोर्डेबल मतलब वो होता है जो, ये तो अल्टीमेट लर्निंग है आज इस पॉडकास्ट का सर। कभी खाया क्लाइंट ने बिल्डर से धोखा, और कभी कभी बिल्डर खुद सोच रहा अब प्रोजेक्ट में आगे क्या होगा। इस दुनिया में हर एक इंसान का यह है सपना कि घर होना चाहिए उसका खुद का अपना, और हर एक बिल्डर यही सोचता है कि क्लाइंट को उसके मन पसंदीदा घर बना के उसको हैंडओवर करे। लेकिन ये काम इतना सीधा सीधा नहीं है, कहीं ना कहीं दोनों चुक जाते हैं। एक आम आदमी सही बिल्डर और सही प्रोजेक्ट चुनने में, और एक बिल्डर सही घर बनाने में। तो आज हम उन्हीं सारी गलतियों का पर्दाफाश करेंगे हमारे छत्तीसगढ़ के मशहूर बिल्डर रजत बिल्डटेक प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर मृणाल गोलचा जी के साथ। तो आज के इस पॉडकास्ट में मृणाल जी हमारे साथ वो सारे राज शेयर करेंगे जो ना सिर्फ एक डेवलपर बल्कि क्लाइंट और एक सिविल इंजीनियर्स को भी एक सही दिशा देगा प्रोजेक्ट सक्सेस की ओर। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे जोर शोर के साथ आज का पॉडकास्ट मिस्टर मृणाल जी के साथ। थैंक यू सो मच सर कि आपने हमको समय दिया, और आज हमारे व्यूवर्स ने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, वो सारे सवाल मैं आपके साथ आज डिस्कस करूंगा। उम्मीद करते हैं हमारे इंजीनियर्स को एक वैल्यूएबल कंटेंट, एक वैल्यूएबल व्यू पॉइंट मिलेगा जिससे लोग अपना करियर और सही पैसा सही जगह लगा सकें। तो सर आज बिल्डर्स मीन्स बहुत पैसे वाली पार्टी, जिसके पास पैसा है उसी को इस इंडस्ट्री में आना चाहिए, ऐसा कहावत है। लेकिन आप एक सर्विस इंडस्ट्री में जॉब कर रहे थे, उसे छोड़ के आप एज अ बिल्डरशिप स्टार्ट किए। वो क्या जर्नी थी, कैसा आपका एजुकेशन रहा, क्या वो मोटिवेशन पॉइंट था कि आप इस इंडस्ट्री में इन्वॉल्व हुए और आज ग्रो कर रहे हैं? पुष्पेंद्र जी, पहले तो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी, और इस पॉडकास्ट के लिए इट इज़ एन ऑनर। थैंक यू सर, थैंक यू। इस इंडस्ट्री में मैं थोड़ा पीछे ले जाता हूँ, थोड़ा आगे लाऊंगा, थोड़ा पीछे ले जाऊंगा जी। तो मैं वैसे एज ए डेवलपर 2012 में अपनी जर्नी चालू किया था। बट इस जर्नी की जो फाउंडेशन थी, राइट, वो फाउंडेशन रखी गई थी 2005 में। 2005 में मैं अर्नस्ट एंड यंग एक कंसल्टिंग फर्म है जिसमें जॉब करता था, और ये मेरे कॉलेज की ग्रेजुएशन की बात है। तो ग्रेजुएशन मैंने किया था मैनेजमेंट में। मैं सिविल इंजीनियर नहीं, right? तो मैनेजमेंट में मैंने ग्रेजुएशन किया था, एंड कंसल्टिंग का कैंपस से प्लेसमेंट हुआ, तो मैं चला गया कंसल्टिंग में। तो मैं चेन्नई पढ़ता था, फिर मेरा प्लेसमेंट हुआ बैंगलोर ऑफिस में। अच्छा। फिर मैं एक मेरा पहला प्रोजेक्ट हैदराबाद ऑफिस से हैदराबाद में हुआ, फिर मैं वापस बैंगलोर मूव किया। उसके बाद में किस्मत थी मेरी कि मुझे ऑफर मिला बॉम्बे ऑफिस में काम करने का जी। एंड बॉम्बे में जो अर्नस्ट एंड यंग में जो टॉप पोस्ट होते हैं उनको पार्टनर्स बोलते हैं। तो हमारे जो पार्टनर थे उनका जो प्रोजेक्ट था वो स्पेशलाइज करते थे रियल एस्टेट इंडस्ट्री में। एंड मुझे उन्होंने बॉम्बे बुलाया और मुझे भेज दिया पूना। अच्छा, पुणे की बेस पे प्रोजेक्ट। हाँ। सो एक पुणे में डेवलपर हैं जो कि मेरे ख्याल से इंडिया के वन ऑफ द टॉप मोस्ट डेवलपर्स होंगे, पंचशील जी। पंचशील के यहाँ पे एक प्रोजेक्ट था, मुझे वहाँ भेजा गया, और मेरी किस्मत थी कि मुझे वो प्रोजेक्ट मिला, क्योंकि मैं गया तो था फाइनेंशियल प्रोसेस इम्प्लीमेंटेशन के लिए वहाँ पे, लेकिन मेरे को कुछ और ही मिल गया वहाँ पे। एक दिन पंचशील के जो CFO हैं वो भी जैन है, हम भी जैन है जी। तो वो
उनसे ना एक दिन ऐसे बैठ के कुछ डिस्कशन हो रहा था उनके एक प्रोसेस को लेके, और उन्होंने मेरे को बोला कि मृणाल तू जैन ही है ना? हाँ सर बिल्कुल। बोले मैं ना तेरे को कुछ चीज़ बताता हूँ, गुरु ज्ञान देता हूँ मेरे यहाँ पे तेरे को, है ना। बोले ये जो प्रोसेस तू खेल रहा है ना, ये हमारे बिजनेस का ना 20% पार्ट है, तेरे को मैं 80% क्या होता है वो समझाता हूँ जी। एंड 80% की सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो अपने कस्टमर की मेमोरीज बनाती है। यस सर। राइट, मेमोरीज की इंपॉर्टेंस बहुत होती है, लाइफ सेविंग लगता है। आप मेमोरी आपकी बनती है एक्सपीरियंसेस से जी। एक्सपीरियंसेस आपके बच्चे के साथ भी होंगे, आपकी फैमिली के साथ भी होंगे, आपके फ्रेंड्स के साथ भी होंगे, आपके पेरेंट्स के साथ भी होंगे, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ भी होंगे जी। लेकिन लाइफ में आप हमेशा मेमोरीज के बेस पे जीते हो। हाँ जी सर। और ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो आपकी मेमोरीज बनाने में हेल्प करता है। यहाँ मेरा दिमाग बदला, बोले यार ये जो चीज़ है ना, ये अपने काम की है, ये अपने को समझ में आ गई, क्योंकि मेमोरी इम्पैक्ट कर रही है लाइफ में, और हमेशा से इच्छा ये रहती थी कि कुछ भी करूं इम्पैक्ट होना चाहिए, वैल्यू क्रिएट होना चाहिए, किसी के लिए वैल्यू क्रिएट होनी चाहिए। एंड दैट वाज द डे आई डिसाइडेड कि भैया मैं तो इस इंडस्ट्री में आगे पीछे जाऊंगा ही जाऊंगा। 2006 में मेरा एडमिशन हो गया, बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है पेरिस में MBA के लिए। अच्छा। तो मैं वहाँ चला गया, बट वहाँ जाके भी फोकस ये था कि मुझे रियल एस्टेट एज एन इंडस्ट्री के बारे में जितनी नॉलेज गेन करनी है मैं करूँगा वहाँ पे। एकेडमिकली जितनी गेन कर सकता हूँ मैं करूँगा, प्रैक्टिकली चाहे हो नहीं हो, द डिफरेंट मैटर। तो एकेडमिकली लकी था मैं कि वहाँ पे बहुत सारे मेरे पेयर्स भी थे और मेरे प्रोफेसर्स भी थे जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री को काफ़ी अच्छे से जानते थे, तो बहुत तरह तरह के पर्सपेक्टिव्स मिलते थे जी उसमें काम करने की। एंड 2008 में जब मैं वापस इंडिया आया, तो उस समय में बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा था वर्ल्ड में। जॉब लगी मेरी एक रियल एस्टेट डेवलपमेंट कंपनी है अमेरिकन, उसमें जॉब लगी मेरी लंदन में, एंड ऑफर आया और 2 महीने में बगैर जॉब किए, अच्छा, बगैर जॉब ज्वाइन किए हो गया था कि यू डोंट नीड टू कम, ले ऑफ हो गया। हाँ। तो बोला चल शायद भगवान ने यही लिखा है कि वापस जा सकता है, उस कार की जर्नी का इस पहला पड़ाव था ये। तो दैट इज हाउ मैं वापस रायपुर आया जी। सो रायपुर मेरा होम टाउन रहा है, मैं बड़ा यहीं हुआ हूँ, पढ़ाई भी यहीं की थी मैंने, मैं राजकुमार कॉलेज का स्टूडेंट रहा हूँ। तो रायपुर आया और इनिशियली फैमिली बिजनेस में एंटर किया मैंने, जो कि कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स का है। एंड कुछ 2-3 साल तक मैंने वो जर्नी देखी। वहाँ भी मुझे डेवलपर से मिलने का मौका मिलता था, बिकॉज हम मशीन सप्लाई करते थे उनको, तो मिलने का मौका मिलता था। 2011 में हमारी फैमिली की एक पुरानी लैंड थी जी, एंड बहुत टाइम से फैमिली में चलता था कि रियल एस्टेट एज अ सर्विस, एज अ डेवलपर चालू करना है, और वो अपॉर्चुनिटी लकीली मुझे मिल गई, मेरे से छोड़ी नहीं गई वहाँ पे। और नहीं भैया ये मैं तो इसी के लिए बना हूँ। वो 2006 से 2011 6 साल लगा जी इस अपॉर्चुनिटी को सामने आने में। बोलते हैं ना चीजें समय लेती है, लेकिन हर चीज समय से ही मिलती है जी, तो चीजें समय से मिल गई मुझे। तो 2011 में मैं इस इंडस्ट्री में आया। आपका जो की सवाल है कि डेवलपर मतलब पैसा होना जरूरी है, हाँ जी, मैं ना नहीं बोलूँगा। डेवलपर मतलब अगर आपको इस इंडस्ट्री में घुसना है तो आपको पैसा होना जरूरी है। पैसे से ज़्यादा ज़रूरी है पैशन होना इस इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि इस इंडस्ट्री में हर चीज़ पेशेंस से चलती है। आप कोई भी चीज़ को स्विफ्टली तेजी से मूव नहीं करा सकते। एवरीथिंग रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस एंड रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ फोरसाइट। हम आज कोई प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हैं, लेकिन आज हम प्लान कर रहे हैं, आज से 3 साल बाद 4 साल बाद हैंडओवर करेंगे उसको, और वो आदमी उस प्रोजेक्ट में कस्टमर हमारा 20, 25, 30 साल निकालेगा। तो हमको बहुत आगे की सोच के चीज़ों को प्लान करना पड़ता है, इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी चाहिए। फंड की रिक्वायरमेंट होती है, बट पैशन इज वन थिंग विच कम्स बिफोर फंड्स जी। तो सर आपका जो स्कूलिंग रहा, मतलब छत्तीसगढ़ का एक फेमस स्कूल है राजकुमार कॉलेज। एक्चुअली मेरा बहुत बचपन से ये शौक था ये जानने का कि स्कूल का नाम कॉलेज क्यों है। वो मतलब कुछ स्टोरी उसके पीछे
कि क्या है वो स्कूल और कॉलेज? आई डोंट नो, बट आई डोंट थिंक कि कोई स्टोरी है. प्रॉबेबली जब राजकुमार कॉलेज फाउंडिंग मेंबर्स में से है पब्लिक स्कूल, इंडियन पब्लिक स्कूल्स में. अच्छा. एंड इंडियन पब्लिक स्कूल्स के जो फाउंडिंग मेंबर्स है, आप उसको जनरली अगर आप उनके नाम दिखाओगे ना, तो इंदौर का डेली कॉलेज, अजमेर का मेयो कॉलेज, ये सारे नाम ही कॉलेजेस रखे हुए हैं. तो क्यों रखे गए आई डोंट नो, बट तो स्कूल है जहाँ कॉलेज वाली पढ़ाई हो रही है. हाँ, स्कूल वाली है, बट अलग एनवायरनमेंट होता है. तो मेरा मतलब जर्नी में मेरी, इसके पहले मैं क्लास 8 तक मैं होली क्रॉस पेंशन बाड़ा में पढ़ा हूँ. अच्छा. स्कूल में पढ़ा हूँ. और 9th में जब मैं आरकेसी गया तो वो भी एक अलग टाइप का एक्सपीरियंस था, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव था चीज़ों में. मतलब जो आरकेसी है, राजकुमार कॉलेज सर, ऐसा कहा जाता है कि वहाँ बहुत महंगे लोग पढ़ते हैं. मतलब BMW, ऑडी, मर्सिडीज, ये स्कूल छुट्टी होता है तो लाइन में लगी रहती है वहाँ पे. तो क्या बड़े ग्रुप के साथ, मतलब एक अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड लोगों के साथ उठने बैठना भी एक वैल्यू क्रिएट करता है क्या अपने व्यू पॉइंट पे? क्योंकि मेरा एग्जांपल इसलिए है क्योंकि आज बहुत सारे इंजीनियर्स या बहुत सारे लोग जो पढ़ रहे हैं उनको अच्छी ग्रुप सर्कल नहीं मिल पाता. वो अपने ही लोकल एरिया में पढ़ते हैं, लोकल ही दोस्त होते हैं. रेयर होता है कि कभी वो अपने घर छोड़ के बाहर पढ़ने जाते हैं और फिर वहीं ही जीवन जीते हैं, सर्वाइव करते हैं, काटते हैं या ग्रो करते हैं. तो कितना इंपॉर्टेंट है वो नेटवर्क, स्कूलिंग कॉलेजेस से जो नेटवर्क बिल्ड होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है जो करियर में सपोर्ट करता है? पुष्पेन जी, किसी ने ना बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट बोला है, मेरे को बड़ा मजा आता है ना ऐसी चीजों में, कि आप ना आपके 5 करीबी लोगों के एवरेज होते हैं. अच्छा. तो यस, आप किस माइंडसेट के लोगों के साथ में हो, जरूरी नहीं हर आदमी आपको हमेशा पैसे वालों के साथ में होने पे ही आप बिजनेस कर पाओगे बड़ा जी. ये कंपलसरी नहीं है. हाँ. लेकिन आप उस तरह के लोगों के साथ में हो जिनकी सोच है कि हमको बिजनेस करना है, और जो लोग इस चीज में बहुत ज्यादा पैशनेट है और बहुत ज्यादा रिसर्च भी करते हैं. अगर आप उस टाइप के लोगों के साथ भी हो, उन वैसे फ्रेंड्स हैं आपके, वैसा सर्कल है आपका, तो आपका डेफिनेटली बेंट ऑफ माइंड जो होगा ना उस तरफ चला जाएगा. और वो जो इकोसिस्टम है और वो इकोसिस्टम के आप पार्ट बन जाओगे जी. बट यस, आपको आपकी संगत सोच के करनी चाहिए. बहुत इंपॉर्टेंट है. क्योंकि आप उनके एवरेज होने वाले. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच. हेलो, पॉडकास्ट में आगे बढ़ने से पहले मेरी बात तो सुन लो कि हमारे सारे गेस्ट जो इस पॉडकास्ट में आते हैं वो इस इंडस्ट्री के लीडर है और फुल्ली प्रोफेशनल भी. यार ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ना बहुत वास्ट है. इस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में उसी आदमी को प्रॉफिटेबल मिलेगा जो अपने स्किल पे मेहनत करके ग्रो कर रहा है. आप भी करना चाहते हो ग्रो, जानना चाहते हो कौन सा स्किल आपके करियर को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिसके आप रियल में हकदार हैं, तो मैं नंबर दे रहा हूं 9111001234. कॉल करो और पता करो कि आज आप कहां हो, कहां जाना है, कौन सा स्किल गैप है. क्योंकि सिविल गुरुजी एक सिविल इंजीनियर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको आपके रिक्वायर्ड स्किल में ट्रेनिंग प्रोवाइड करके आपको आगे बढ़ाना, और यही हमारा मिशन है कि हर एक सिविल इंजीनियर्स को फुल्ली पोटेंशियल करके उनको उनके करियर में आगे बढ़ाना. तो तुरंत कॉल करो 9111001234. गेट ऑन द ट्रेनिंग फ्लोर. चालू करते हैं वापस अपना पॉडकास्ट. सर, इस इंडस्ट्री में आने के बाद आप यंगेस्ट क्रेडाई के प्रेसिडेंट रहे, तो हर स्टेट में क्रेडाई है, तो वो क्रेडाई है क्या और ये किसके लिए काम कर रहा है? छोटी स्टोरी है जी. राइट. 2012 में मैंने मेरा पहला प्रोजेक्ट चालू किया. एंड उस समय हमारे घर में किसी को रियल एस्टेट एज अ बिजनेस का एक्सपीरियंस नहीं था जी. लैंड में इन्वेस्टमेंट होता था, बट कभी भी एज अ डेवलपर हमारे यहाँ पे किसी का एक्सपीरियंस नहीं था. लकी था कि नेटवर्क पुराना भी था, और जिस स्कूल में था या जिस टाइप के नेटवर्क में था, मेरे को एक्सेस था जी. लोगों का. लेकिन वो एक्सेस फ्रीक्वेंट नहीं हो सकता क्योंकि हर आदमी अपनी अपनी चीजों में बिजी होता है. बिजी. हाँ. 2014 में जाके जब मुझे लग रहा था कि मेरा लर्निंग कर्व इंडस्ट्री का फ्लैट हो रहा है, मेरे को नई चीजें मालूम नहीं पड़ रही हैं जी. एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं हो रहे हैं जी. तब मुझे फिर क्रेडाई के बारे में मालूम पड़ा. तो क्रेडाई क्या है? क्रेडाई कंट्री की सबसे बड़ी रियल एस्टेट डेवलपर्स की एक एसोसिएशन है. सो जहाँ पे मोर देन 1000 मेंबर्स, शायद कम बोल रहा हूँ, बहुत ज़्यादा मेंबर्स हैं, लेकिन बहुत
अक्रॉस कंट्री के डेवलपर्स इस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं। जी। एसोसिएशन करता क्या है? एसोसिएशन डेवलपर्स को डेवलपर्स की लर्निंग में मदद करता है, डेवलपर्स की नेटवर्किंग में मदद करता है, पॉलिसी एडवोकेसी में मदद करता है। क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज गवर्नमेंट की हैं? क्या पॉलिसीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट के साथ में कैसे चीज़ों को प्रेजेंट करना है, क्या प्रेजेंट करना है, कि क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं डेवलपर्स, जी। उसको हैंडल करता है। एंड अमेजिंग लर्निंग प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, स्पेशली फॉर डेवलपर्स। अमेजिंग। मतलब मैं बोलूंगा कि मेरी लर्निंग का 80% कॉन्ट्रीब्यूशन क्रेडिट है। वाह। राइट। बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, जब आप ना किसी चीज में फंसे हुए हो और आप किसी क्रेडिट के इवेंट में हो और आपको कोई डेवलपर बड़ा मिल गया जिसको आपका एक्सेस है, क्योंकि आप वहां पे हो, वहां पे सेम मेंबर्स है, एवरीबडी इज फॉर द सेम पर्पस देयर। जी। और आप पूछ लो और जवाब आपको मिल जाता है ऐसे, जो ना आपको 10 साल लग जाएगा उस एक्सपीरियंस को गेन करने में। Great, sir. लर्निंग इतनी थी कि रहा नहीं गया कि बगैर दिए इस एसोसिएशन को। सब बोलते हैं ना कि पहले दो फिर भगवान देता है कहीं हाँ से। जी, हाँ जी, हाँ यहाँ पे तो उन्होंने देना शुरू कर दिया, मैंने दिया ही नहीं था, तो वो उसको बैलेंस करना तो है। उसको बैलेंस करना है। तो और दिल से भी इच्छा थी। एंड तब मैंने फिर क्रेडई छत्तीसगढ़ में एक्टिव पार्टिसिपेशन लेना चालू किया एज अ बोर्ड मेंबर। एग्जीक्यूटिव कमेटी में आया मैं पहले जॉइंट सेक्रेटरी बना, फिर मैं सेक्रेटरी बना। उसके बाद में मुझे अपॉर्चुनिटी मिली प्रेसिडेंट बनने की। एंड जो हमारे सीनियर क्रेडई मेंबर्स हैं, मैं उनका मतलब उनके विजन को दाद देता हूँ कि दे अंडरस्टूड दैट द बैटन हैज टू बी पास्ड ऑन नाउ टू यंग डेवलपर्स। और तब उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी इस चीज को आगे बढ़ाने की, टू बिकम अ प्रेसिडेंट ऑफ टू क्रेडाई। बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ क्रेडई छत्तीसगढ़। तो सर क्रेडाई में सब मेंबर हैं जो डेवलपर है, क्या नॉन डेवलपर भी उसका मेंबर हो सकता है? नहीं, तो मतलब जो भी क्रेडई जो बनना चाहता है, जो डेवलपर बनना चाहता है। नहीं, क्रेडई में मेंबर बनने के लिए आपके प्रोजेक्ट होने चाहिए। अच्छा, कोई उसका मिनिमम बेस एरिया है कि इतना एरिया मिनिमम होना चाहिए? नहीं, कोई भी एक प्रोजेक्ट है प्रोजेक्ट होना चाहिए। तो रेरा सर्टिफाइड प्रोजेक्ट अगर आपका है जी, तो आप क्रेडई मेंबर बन सकते हैं। तो ये जो लर्निंग का जर्नी आपका चालू हुआ आफ्टर एजुकेशन, आफ्टर जॉब, आप इंडस्ट्री में आए, आपने इन्वेस्ट किया, आप बिल्ड कर रहे थे, फिर क्रेडाई में आप आए, उसके बाद आपको पता चला कि पॉलिसीज होती हैं, बहुत सारी पॉलिसीज होती हैं। तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज कितना इम्पैक्ट करता है इस इंडस्ट्री को ग्रोथ में, और कितना इम्पैक्ट कर रहा है डिले में, कि ये रूल नहीं है तो काम नहीं हो पाएगा? ये क्या है वो पॉलिसीज जो डेवलपर्स के लिए स्पेशली? बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है ये डेवलपर इंडस्ट्री को लेके, एंड होना भी चाहिए। आई टेल यू व्हाई। शायद ये ही एक इंडस्ट्री है जहाँ पे आप प्रोडक्ट को डिलीवर करने के पहले पैसे ले लेते हो पूरे, जी, और बहुत हार्ड अर्न मनी होता है एकदम सर। इसलिए गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत सेंसिटिव मैटर हो जाता है। तो यस, आपका क्वेश्चन का जवाब देने के लिए कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं वो बहुत इम्पैक्ट करती है इस इंडस्ट्री के डायनामिक्स को, एंड डायनामिक्स चेंज होते रहते हैं। जब रेरा आया था कंट्री में, जी, तो रेरा आया बिकॉज ऑफ सम बैड डीड्स डन बाय फ्यू डेवलपर्स, है ना, कि पैसा ले ले रहे हैं, प्रोजेक्ट नहीं सबमिट कर रहे हैं, जनता का पैसा ले लिया है और काम नहीं हो रहा है। जी, राइट। और इसके कारण फिर गवर्नमेंट वाज फोर्स्ड कि रेगुलेटर बैठाना पड़ा उनको। जी, तो उस समय बड़ा भूकंप आ गया था डेवलपर्स के बीच में कि सरवाइव कैसे करेंगे क्या। राइट। बट बहुत प्राउडली मैं बोल सकता हूँ, एंड स्पेशली छत्तीसगढ़ के एनवायरनमेंट में बोल सकता हूँ कि द डेवलपर्स ऑफ छत्तीसगढ़ हैव जनरली बीन वेरी क्लीन एंड क्लियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा बहुत खराब चीजें नहीं देखी, चीटिंग वाला मुद्दा नहीं है, मुद्दे नहीं होते हैं, कम होते हैं, बहुत नहीं होते हैं। एंड रेरा आने के बाद में रेरा ने बॉयज एंड मेन को अलग अलग कर दिया। अच्छा ना, तो जो डेवलपर जो सीरियस नहीं है बिजनेस को लेके, है ना, वन ऑफ मतलब उनका कुछ धंधा ही कुछ और है और भैया एक बिल्डिंग बना लेते हैं या एक प्लॉटिंग कर लेते हैं, वो डेवलपर्स मार्केट से बाहर हो गए। और जो रियल डेवलपर्स हैं, जिनका ये धंधा है, जिनका ये बिजनेस है, जिसका ये पैशन है, वो आज इंडस्ट्री में सर्वाइव कर रहे हैं और ग्रो कर रहे हैं।
तो पॉलिसी मैटर्स अ लॉट एंड we as CREDAI, we are always in touch with the government to tell them what is the impact of the policies they have gotten और उसमें क्या चेंजेस लाने चाहिए या पूरी कंट्री में से बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है और उनको प्रोवाइड करा रहे हैं गवर्नमेंट को. तो सर कुछ मिथ ऐसे भी हैं कि बिल्डर्स इतने बड़े होते हैं कि जो गवर्नमेंट चला रहे होते हैं. तो क्या कुछ बिल्डर्स के कारण ये पॉलिसीज बदलती है? मतलब मैं जो हम सुनते हैं बचपन से सुनते आ रहे हैं कि यार ये बिल्डर है जो शासन चलाता है, ये ज्यादा फंडिंग देते हैं, तो क्या उनके हिसाब से भी ये पॉलिसीज बदलते हैं या गवर्नमेंट रिजिड है? मतलब गवर्नमेंट के जो उनके जो कोर मेंबर्स हैं, जो वहाँ पे आईएएस लोग बैठे हैं, सचिव बैठे हैं, वो डिसीजन लेते हैं. कैसा होता है ये इंडस्ट्री? मतलब देखने के हाथी के दांत दिखाने के क्या है वो पिक्चरों में दिखाया जाता है ये सब, है ना? तो पिक्चर में देखे पिक्चर में दिखता है ये सब, लेकिन ऑन ग्राउंड फैक्ट ये है कि ऐसा नहीं होता है. कि किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए पॉलिसी चेंज की जाए ये फैक्ट नहीं है जी. इंडस्ट्री को इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन जरूर करता है, बहुत सारी चीज़ों के लिए करता है इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेशन, एंड प्रॉपर डिस्कशन डेलिब्रेशन होने के बाद में कोई मुद्दे पे सील लगाई जाती है कि हाँ चलो लेट अस कंसिडर दिस. तो नहीं, वो पिक्चर का पिक्चर में ही है. यदि वो होता तो रेरा नहीं आता. वो होता तो नए डेवलपर आते ही नहीं ना. क्योंकि कंपटीशन क्रिएट ही नहीं हुआ तो होने दिया जाता. यस सर. एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ रजत बिल्टेक, आपका मेन फोकस एरिया क्या होता है? कि प्रोजेक्ट हम जब स्टार्ट करते हैं तो उसमें डेली टास्क होते हैं, फिर वीकली, फिर मंथली, फिर ईयरली, फिर प्रोजेक्ट वाइज बनते हैं. तो मेन फोकस एरिया एक डेवलपर का किस जोन पे होता है? सेल्स के अलावा, मतलब बेचना तो एक पार्ट है बिजनेस का, लेकिन उसके अलावा कौन सा वो मेन फोकस एरिया जिसमें आप इन्वॉल्व होते हैं? तो हर सीईओ या जो भी लीडर होता है डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग फोकस होता है उनका. उनके पैशन से भी रिलेटेड होता है, उनके एक्सपीरियंस से भी रिलेटेड, उनके एजुकेशन से भी रिलेटेड होता है. मेरा जो फोकस है, अगर मैं पर्टिकुलर मेरी बात करूं, तो मैं शायद चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नहीं कहलाना चाहूँगा, मैं ना चीफ ट्रेनिंग ऑफिसर हूँ. अच्छा. अपनी ऑर्गेनाइजेशन का. ग्रेट. राइट, बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ ट्रेनिंग द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड गिविंग देम द राइट स्किल्स. तो मेरा फोकस जो रहता है वो लोग मेरे टीम की परफॉर्मेंस पे सबसे ज़्यादा रहता है और उनकी परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट में उससे ज़्यादा रहता है, विच इज़ थ्रू ट्रेनिंग. तो दैट इज समथिंग दैट आई रियली लाइक एंजॉय डूइंग. इसके बाद में कस्टमर की ग्रीवांसेस को मैनेज करना वो मेरा की रोल है. मुझे दैट इज द फर्स्ट डैशबोर्ड जो मेरे सामने होता है, कस्टमर ग्रीवांसेस. क्योंकि जिसने मेरे से घर खरीदा है उसको अगर ग्रीवांस है और उसको टाइम पे चीज़ों का सोल्यूशन नहीं मिला, चाहे कुछ भी हो, छोटी से बड़ी चीज़, वो मेरे लिए बहुत पेनफुल सिचुएशन हो जाती है. कि हमने पैसा लिया है, सर्विस तो देना है. सर्विस तो देना है, क्योंकि ये ना सिर्फ बोलने की बात है कि ये प्रोडक्ट इंडस्ट्री नहीं है, ये सर्विस इंडस्ट्री है जी. यहाँ पे आपका माइंडसेट जो है ना वो सर्विस इंडस्ट्री का होना चाहिए. प्रोडक्ट इंडस्ट्री खत्म हो गया, वो जमाने हुआ करते थे कि बेच के निकल गए. हाँ, आज का जो कंपटीशन है, इस कंपटीशन में अगर आपने सर्विस नहीं दी तो आप नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं बेच पाओगे जी. तो ये है. इसके अलावा one big thing that a CEO has to look at is the cash flow and finances of a project. क्योंकि mismanagement of finances आपको डिरेल कब करेंगे आपको मालूम नहीं पड़ेगा. सर, आपके पास एक एक्सपीरियंस था फाइनेंस मैनेजमेंट का आपके जॉब से, लेकिन बहुत सारे डेवलपर्स के पास ये नहीं होता. और मैंने देखा है, एक प्रोजेक्ट में था मेरा पहला जॉब, वहाँ पे यही प्रॉब्लम हुआ कि प्रोजेक्ट तो बेच रहे थे, 380 बंगले थे उस प्रोजेक्ट में, लेकिन हमने ना लाइन से बनाना चालू कर दिया, 1 2 3 4 5 6 की लाइन से बनाओ. लाइन से बनाने में क्या हुआ कि कुछ प्रोजेक्ट बिके हैं, कुछ नहीं बिके हैं. और ये डेवलपर और इन्वेस्टर, ये दो अलग पार्टी, एक लैंड ओनर था और एक डेवलपर था. ये दोनों का एक ही प्रोसेस की भी, आप पहले लाइन से बनाओ. और आज भी प्रोजेक्ट करीब 13 साल हो चुके हैं और वो प्रोजेक्ट डेड है. धीरे धीरे कुछ काम हो रहा है.
तो उन एंटरप्रेन्योर जो आज डेवलपर्स हैं उनको आप क्या सजेस्ट देना चाहोगे कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, या क्या उसके की रोल्स होते हैं? मतलब आपका एक्सपीरियंस सर, क्योंकि बहुत सारे लोग ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट तक नहीं पहुंच पाते। ये डिपेंडेंट होते हैं कि उनका कोई सीए एक्सप्लेन कर पाएगा कि भैया कहाँ गड्ढा है, कहाँ तुम पैसा वेस्ट कर रहे हो, या किसी को अपॉइंट करेंगे एज अ अकाउंटेंट या फाइनेंस सीएफओ जो बोल रहे हैं आज कि वो सजेस्ट करेगा। लेकिन एज अ ओनर उनको मालूम होना चाहिए कि पैसा कैसे मैनेज होना होता है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि कुछ आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जी इज जो बहुत ज़्यादा प्रेवलेंट भी था, अब नहीं है पोस्ट एरा, बट स्टिल आई वुड वांट टू एम्फसाइज ऑन दैट इज कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन लाना इज द की इन दिस इंडस्ट्री। फाइनेंशियल डिसिप्लिन किस चीज़ का, कि मैं आज एक प्रोजेक्ट से अगर पैसा, कस्टमर का पैसा ले रहा हूँ और उस प्रोजेक्ट पे नहीं लगा के मैंने कहीं ज़मीन खरीद ली क्योंकि मुझे वहाँ ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, जी राइट जी तो ये जो है ना, ये बड़ा ही बहुत आपको प्रॉब्लम में लाकर खड़ा कर सकता है। बैड प्रैक्टिस, बहुत बैड प्रैक्टिस है ये, क्योंकि लैंड में आप कमाओगे लेकिन आपने अगर यहाँ पे नहीं डिलीवर किया तो आप एज ए डेवलपर काम ही नहीं कर पाओगे, वो जमीन तो जमीन ही पड़ी रह जाएगी। जी जी और आप डेवलपर बनना चाह रहे हो, आप डिसाइड कर लो आपको डेवलपर बनना है कि आपको लैंडलॉर्ड बनना है। पैर दोनों नाव में नहीं रख के चलना चाहिए, मेरा पर्सनल ओपिनियन है ये। सेकेंड, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बैकबोन है, वन ऑफ द की पॉइंट्स इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज यू शुड बी अवेयर कि आपकी कॉस्ट क्या है प्रोजेक्ट की। और अवेयरनेस बजट से भी आती है, लेकिन बहुत डायनेमिक है, राइट। कॉस्ट बढ़ती है, आप भी जानते हैं क्या हो रहा है कॉस्ट के साथ, कॉस्ट बढ़ जाती है। और मुझे ये मालूम ही नहीं है कि मेरी कॉस्ट क्या आने वाली है एट द एंड ऑफ द प्रोजेक्ट, और एक फोरसाइट नहीं है जी। तो उसमें आप लोग की इंजीनियरिंग टर्म में उसको बोलते हैं कॉस्ट टू कंप्लीट जी, राइट। तो कॉस्ट टू कंप्लीट का जो MIS है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट को बजट और कॉस्ट टू कंप्लीट, बजट एंड कॉस्ट टू कंप्लीट में आपने बजट कर लिया, लेकिन आपको बजट करने के बाद में आप आखिरी में नहीं वेट करोगे समझने का कि मेरे बजट से कितना ऊपर या नीचे गया मैं। हाँ जी, हाँ जी। तो ये मेरे लिए दिस इज अ मंथली प्रोसेस। मैं हर महीने मेरी कॉस्ट टू कंप्लीट शीट देखता हूँ, रेडी रहती है, बहुत लाइव चलती है वो जी। टेक्नोलॉजी का बहुत यूज किया हुआ है हमने, और मुझे ही मालूम रहता है महीने की 5 तारीख को कि मेरे इस प्रोजेक्ट में अब मेरे को और कितनी कॉस्ट लगने वाली है, कंसिडरिंग मेरे पिछले महीने के क्या परचेज रेट्स हैं जी, और मेरे BOQ के बेस पे। तो जो हमने बजट बनाया है, BOQ बजट में BOQ बेस्ड बजट बनता है हमारे यहाँ पे, राइट। तो BOQ तो फिक्स्ड है, बिल्डिंग है, उतना ही लगना है, मालूम है, कुछ चेंजेस होने नहीं है, मटेरियल चेंज नहीं होगा, कॉस्ट चेंज हो सकती है। कॉस्ट को चेंज करते रहो, डायनामिकली चेक करते रहो, सो दैट यू आर अवेयर कि भैया अपन गड्ढे में तो नहीं घुस रहे जी। क्योंकि आज लोग प्रोजेक्ट तो स्टार्ट कर ले रहे हैं, लेकिन ये चक्रव्यूह है उस प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली हैंडओवर करना और नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना। सर आपने कहा कॉस्ट प्राइस, एक प्राइस सेंसिटिव मार्केट है ये, तो मटेरियल के कॉस्ट में तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है कि हम मटेरियल के कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम प्रोजेक्ट के कॉस्ट को डिसाइड करते हैं। इस प्राइस सेंसिटिव मार्केट में जहां इंडिया सस्ता सुंदर टिकाऊ कि जो सस्ता देगा वो मार्केट में चलेगा, तो कैसे कंपटीशन में ये प्रोजेक्ट सेट होता है कि हमने प्लान कर लिया हमको बिल्डिंग डेवलपर बनना है और हमने एक एस्टिमेशन निकाल दिया कि X अमाउंट है, इस पूरे एक्चुअल में जो कॉस्ट होगा वो मटेरियल कॉस्ट और एग्जीक्यूशन कॉस्ट, लेकिन हमको ओवरहेड कॉस्ट नहीं मालूम होता कि कितना हमको ऑफिस कॉस्ट लगेगा। ये डिपेंडेंट है सिचुएशन ऑन सिचुएशन। तो उसको कैसे एक प्राइस तक पहुंचाया जाता है कि कितने रुपए में मैं सेल आउट करूंगा, प्रीमियम, अफोर्डेबल या लोअर बजट कह सकते हैं। ये ना अगेन एक लर्निंग थी, एक हैदराबाद के डेवलपर हैं, तो मतलब उसके पहले बताना चाहूँगा कि एज रजत एज अ कंपनी वी फोकस ऑन मिडिल इनकम ग्रुप, affordable price. A little above affordable, not affordable, I will not say affordable, but a little above affordable, but middle income group पे हम cater करते हैं। हम हाई एंड पे नहीं जाते हैं या हम एकदम लो एंड पे नहीं जाते हैं। लो एंड इज कि लो एंड को हम गवर्नमेंट से ज़्यादा बेटर नहीं प्रोवाइड कर सकते, और हाई एंड करने में हमको लगता है कि मार्केट छोटा है, नंबर ऑफ बायर्स कम है, तो हम मिडिल इनकम में खेलते हैं। तो एक हैदराबाद से डेवलपर थे जिनके साथ बैठा था, बहुत सीनियर है,
और एज यूजुअल मेरा इंटरेस्ट होता है उनकी जर्नी समझने में, कैसे किया उन्होंने, जी। क्या किया. एंड बिकॉज ऑफ क्रेडिट आई हैव सीन डेवलपर्स आर वेरी ओपन, बताते भी हैं चीज़ों को, कभी छुपाते नहीं हैं. तो उन्होंने मेरे को मैंने उनको एक सवाल पूछा कि सर अफोर्डेबल हाउसिंग, वो अफोर्डेबल हाउसिंग के किंग है जी साउथ के. जी. तो मैं बोला सर अफोर्डेबल को आप अफोर्डेबल किसको बोलते हैं, व्हाट इज अफोर्डेबल. तो उन्होंने मेरे को पूछा कि तू बता रायपुर में अफोर्डेबल क्या होगा. तो मैंने बोला कि सर शायद 15-20 लाख रुपए का घर बनाऊंगा तो अफोर्डेबल होगा. बोले पूना में क्या होगा, बोला सर शायद 30-40 लाख का. बोले बॉम्बे में क्या होगा, बोला 70-80 लाख का. जी. तो बोले देख मेरी लाइफ में मैंने एक चीज सीख ली, अफोर्डेबल ये नहीं है. अफोर्डेबल मतलब वो होता है जो लाइन लगा के बिके बगैर सेल्समैन के. वाह, क्या बात सर. है ना, लाइन लगा के बिकी बगैर सेल्समैन के. जी अफोर्डेबल उसको बोलते हैं. जी. वो कुछ भी हो सकता है. हाँ जी. है ना. तो बोले अब इस लाइन को ध्यान रख एंड समझ कि फॉर एग्जाम्पल अगर तेरे को एक एक्स लोकेशन पे काम करना है जी. तो उस एक्स लोकेशन पे पहले बता लाइन लगा के किस रेट पे माल बिकेगा. जिस दिन तूने ये डिसाइड, देखो ये ढूंढ लिया, उसके बाद में कर अपनी बैकवर्किंग और कॉस्ट और अपने मार्जिन को रख फिक्स्ड कि मेरे को इतना मार्जिन चाहिए एज ए डेवलपर काम करने का, उसको फिक्स रख और बैकवर्किंग कर अपनी. अब उस बैकवर्किंग में अगर तेरे को लगता है कि आज मैं यहाँ पे विट्रीफाइड टाइल्स नहीं लगा सकता हूँ तो सिरामिक लगा. जी. सिरामिक भी नहीं लगा सकता हूँ इस कॉस्ट में तो कंक्रीट फ्लोरिंग का. हाँ जी, IT फ्लोरिंग कर लें. क्यों? क्योंकि जो बंदा खरीदेगा वो जब अपनी लाइफ में अपग्रेड करेगा तो वो क्या करेगा, चीजों को चेंज कर लेगा उस समय. हाँ जी. आज वो यही खरीद सकता है. यस सर. है ना. तो डोंट डू प्रोजेक्ट्स बाय योर एस्पिरेशंस, डू प्रोजेक्ट बाय व्हाट द कस्टमर कैन बाय. अल्टीमेट खरीदना उन्हीं को ही है. खरीदना क्योंकि उन्हीं को है. हाँ जी. और बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि हम प्रोजेक्ट करते हैं हमारी चाहत से, जी, हमको जो अच्छा लग रहा है, जो हमको अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो चीज वो कस्टमर खरीद सकता है क्या? भाई मेरी सिचुएशन, मेरी लाइफस्टाइल, मेरे अपब्रिंगिंग अलग है, बाकी और किसी और की अलग है. मैं अपने लिए घर थोड़ी बना रहा हूँ, मैं उसके लिए घर बना रहा हूँ. दिस वाज द लर्निंग दैट स्ट्रक मी कि बॉस. ग्रेट लाइन सर, ग्रेट लाइन कि अफोर्डेबल मतलब लाइन लगा के बिके बगैर सेल्समैन के. मतलब ये तो अल्टीमेट लर्निंग है आज इस पॉडकास्ट का सर. थैंक यू सो मच. मैं थोड़ा सा सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे लाना चाह रहा था सर कि आज इंडस्ट्री में किसानों का हाल जो है, सबसे बड़ी इंडस्ट्री होने के बावजूद भी वो गरीबी रेखा के सबसे पहली लाइन में खड़े हैं. और दूसरी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है कंस्ट्रक्शन की, जिसके मेन क्रिएटर्स कह सकते हैं कि सिविल इंजीनियर्स हैं. वो सिविल इंजीनियर्स आज कहीं खो गए हैं कि इंडस्ट्री ग्रो कर रहा है लेकिन सिविल इंजीनियर्स नहीं. तो सिविल इंजीनियर्स की ग्रोथ में एक्चुअल उन्हें किस पार्ट में फोकस करना चाहिए जिससे कि उनका ग्रोथ हो सके वेल्थ वाइज और पोजीशन वाइज? उसमें मैं ना थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ कि इस चीज से कि सिविल इंजीनियर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं. जी. राइट, ये बहुत ही ब्रॉड स्टेटमेंट है. यस सर. वो सिविल इंजीनियर्स ग्रो नहीं कर रहे हैं जो चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते अपनी लाइफ में. जी. है ना. तो सो माय सजेशन टू सिविल इंजीनियर्स इज कि चेंज, बिकॉज जैसा आपने भी बोला कि द अमाउंट ऑफ वर्क, द साइज ऑफ प्रोजेक्ट्स जो अपनी कंट्री में आने वाले हैं विद द विजन ऑफ 2047 वो बहुत बड़े हैं. बहुत बड़े हैं और डिमांड रहेगी. सिविल इंजीनियर्स की डिमांड खत्म हो ही नहीं सकती. आई हैव नो डाउट अबाउट इट. जितना पैसा इंफ्रा प्रोजेक्ट्स में जाने वाला है उतना पैसा शायद किसी इंडस्ट्री में नहीं जाने वाला आज के दिन पे. एंड इंफ्रा डेवलपमेंट इतनी सारी इंडस्ट्रीज को चलाता है ना, विच वी कैनॉट इवन काउंट. जो हमको दिखता है वो बहुत सारे का हम गिन के रखते हैं, लेकिन उसके अलावा बहुत ऐसी इंडस्ट्रीज जो उन्हीं कारण चल रही है. जी. तो मुझे नहीं लगता सिविल इंजीनियर्स की कोई कमी होने वाली है. क्वालिटी सिविल इंजीनियर्स की कमी होने वाली है. तो ये कैसे पहचाने सर उस फोकस जो क्वालिटी है वो किस टर्म्स को कह रहे हैं हम क्वालिटी? क्योंकि मैं IITians की बात नहीं कर रहा, मैं NITs की बात नहीं कर रहा, मैं आम इंजीनियरिंग कॉलेज में जो पढ़ रहे हैं, जो करीब 6000 इंजीनियरिंग कॉलेज है हमारे देश में, वहां से जो लड़का निकलता है वो कैसे घुस के ग्रो कर सकता है? एकेडमिकली हमारी कंट्री की जो
मैं इंजीनियर नहीं हूँ, तो हाँ जी मैं सर, एकदम। एकेडमिक्स के बारे में इतना नहीं बोल सकता। मैं सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ जो मैंने रिसेंट ग्रेजुएट्स का देखा। मतलब 12 साल से आप इस इंडस्ट्री में हैं। तो मैं बता रहा हूँ, मेरा एक सिचुएशन, एक इंटरव्यू चल रहा था और मैंने उस बंदे को अच्छी कॉलेज, नामी कॉलेज का सिविल इंजीनियर था, और मैंने उसको पूछा, यार तू एक बात बता, प्रोजेक्ट क्या था उसका, थीसिस कर रखा था फ्लोटिंग कंक्रीट। अच्छा। मैंने पहले पूछा, भाई समझा फ्लोटिंग कंक्रीट होता क्या, अपने को तो समझता ही नहीं है ना। तो उसने कुछ बोला मेरे को। मैंने बोला, यार एक बात बता, ये रूम में बैठे ना, इसका प्लास्टर कैसे नापेंगे? और वो बंदा वहां फेल हो गया जी। राइट। सो एक डिसअपॉइंटमेंट था यार, इंजीनियर है, मतलब 4 साल पढ़ा है और प्लास्टर का कैलकुलेशन नहीं आ रहा है उसको, जबकि एक टॉपिक है कॉस्टिंग, राइट है ना। बट फिर भी एज अ मेरी फितरत में जो है कि मैं ना आदमी को सिखाना चाहता हूँ चीज़ों को। मैंने उसको बोला, यार देख, मैं तेरी फील्ड में सिखा नहीं सकता तेरे को ये चीज़, लेकिन मैं तेरे को अपॉर्चुनिटी देता हूँ, तू ना मेरे पास 15 दिन बाद वापस आना जी, है ना, और अपने पूरे मेट्रिक सिस्टम और कैलकुलेशंस जो करते हैं ना तुम लोग सिविल इंजीनियरिंग में, जो कैलकुलेशन उसको उतना बस पढ़ के आना मेरे पास में। यूनिट कन्वर्जन इसको बोल रहे हैं। हाँ, कि भैया मीटर सेंटीमीटर कितना होता है, फीट कितना होता है, इंचेस क्या होता है, इंचेस क्या होता है, इसको समझ के आना, और ये रूम का प्लास्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ के आना। 15 दिन बाद वो बंदा आया मेरे पास में, एंड ही डिड नॉट चेंज, वैसे ही सेम, वैसे का वैसे ही आया वो। आई वॉन्टेड टू गिव हिम अ चांस, बट वो वैसे का वैसे ही आया। सो द की प्रॉब्लम हियर इज कि जो इंजीनियर शायद ग्रेजुएट हो रहे हैं, उनकी जो प्रैक्टिकल लर्निंग है, और कन्वर्जन मेट्रिक सिस्टम हमको कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है, हमारे को स्कूल में पढ़ाया जाता है जी, है ना, स्कूल में पढ़ाया जाता है। एंड जो बेसिक्स और लॉजिक है ना, वो मिसिंग होता है। आप बड़ी बड़ी बातें कर लेते हो, फ्लोटिंग कंक्रीट की बातें कर रहे हो आप, अरे भैया दैट इज नॉट गोइंग टू मेक यू एंटर द इंडस्ट्री, है ना। तो मेरे लिए पहली इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपनी बेसिक्स पे फोकस करो, जितना फोकस कर सकते हो अपने बेसिक्स पे करो। बहुत रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं है, हर आदमी को रॉकेट साइंस करने की जरूरत नहीं, हर आदमी साइंटिस्ट नहीं बनने वाला है। हाँ जी, हाँ जी। फोकस ऑन द बेसिक्स, बी एथिकल, नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन योर एथिक्स, एंड ऑलवेज कीप लर्निंग। मतलब सीखना जो है ना, वो बंद करना ही नहीं चाहिए। आप सीखते रहो, यू विल अचीव ग्रेट रिजल्ट। टेक्नोलॉजी जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मुझे लगता है गेम चेंजर होने वाला है व्हेन इट कम्स टू प्रोजेक्ट प्लानिंग एंड फोरसाइट ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन द प्रोजेक्ट। इन 2 फील्ड्स में, बाकी बहुत सारी चीजें होंगी, लेकिन प्लानिंग में एंड डेटा एनालिसिस करके फोरसाइट खड़ा करना कि मेरे को इस प्रोजेक्ट में ये प्रॉब्लम आने वाली है, ये मेरे सेफ्टी मेजर्स होने चाहिए, यहाँ पे मैं कम हो रहा हूँ, मेरा ये कॉन्ट्रैक्टर सही काम नहीं कर रहा है, इस कॉन्ट्रैक्टर का ये वाला जो एम्प्लॉय है वो उसकी एफिशिएंसी ये है, ये मुझे एआई दे देगा। इट इज अबाउट करेक्ट डेटा कलेक्शन एंड डेटा फीडिंग। तो फोकस ऑन दीज थिंग्स। आई डोंट थिंक देयर इज कोई प्रॉब्लम आने वाली है सिविल इंजीनियर्स को। आप चिंता मत करो, आपके पास भी बहुत काम है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यार आप काम दिलाओगे भी लोगों को। जी सर, इस इंडस्ट्री में एक बड़ा प्रॉब्लम है लेबर का, कि लेबर नहीं मिलते, या बहुत सारे इवेंट्स होते हैं जिसमें लेबर छुट्टी मार जाते हैं। उसको सॉल्व करने के लिए क्या इंजीनियर्स कोई वैल्यू क्रिएट कर सकता है, या कुछ इक्विपमेंट्स आए हैं, या टेक्नोलॉजी प्रोसेसिंग है जहाँ से लेबर शिफ्ट हो रहे हैं? ये कुछ चीज़ें हम देख रहे हैं, मतलब जो एक एक्सकवेटर मशीन दिख रहा है जहाँ से एक्सकवेशन वाले लेबर हट गए, कॉन्क्रीटिंग मशीन दिख रहा है कि भैया पंप आ चुका है, लेकिन अभी भी बहुत सारे चीज़ें मैनुअल होता है। तो उस वहाँ पे कुछ टेक्नोलॉजी वर्क हो रहा है? यस। तो डेली जो न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं, वो बहुत तेजी से हो रही हैं इंडस्ट्री में। हम टायर नॉन मेट्रो सिटीज में हम कम यूज देखते हैं टेक्नोलॉजी का, मेट्रो सिटीज में हम बहुत ज़्यादा यूज देखते हैं टेक्नोलॉजी का। नॉन मेट्रो सिटीज में अब धीरे धीरे डेवलपर्स जो हैं बहुत मशीन्स यूज करना शुरू कर दिए हैं। फॉर एग्जांपल, एक छोटी सी मशीन है जो हम पहले देखते ही नहीं थे छोटी सिटीज में, हम उसको पैसेंजर मटेरियल हॉइस्ट बोलते हैं। वो एक लिफ्ट होती है जो अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक्सटर्नल में लगी होती है, जहाँ से मटेरियल एंड लेबर दोनों चढ़ती है ऊपर। जो क्रेन बोल रहे हैं? नहीं, अच्छा, क्रेन लिफ्ट होती है। अच्छा, लिफ्ट, एक लिफ्ट होती है जी।
तो वो एक प्रोडक्ट है जिसका यूज होना अब चालू है, जो मेट्रो सिटी में तो बहुत पहले से यूज हो रही थी। तो यस, लेबर का रिप्लेसमेंट मशीन्स कर रही हैं, बट अभी भी हम बहुत दूर हैं इस चीज से, क्योंकि हर जगह पे हर चीज देखो एप्लीकेबल नहीं होती है। ऑटोमेशन हर जगह एप्लीकेबल नहीं हो सकता है ना, और लेबर की रिक्वायरमेंट होती है, स्किल की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्किल लेबर की शॉर्टेज है, लेबर की शॉर्टेज नहीं है। मैं फिर वही बोलूंगा, इट इज अबाउट द लेबर विच इज स्किल्ड, एंड व्हाई देयर इज शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर इज द मनी दैट इज बीइंग पेड टू देम, कि जो उनको पैसा मिल रहा है, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, जिस कारण से वो इस इंडस्ट्री में रहे। बट करंटली देखूं मैं तो मेरे को मालूम है छत्तीसगढ़ की लेबर तमिलनाडु में जाकर के या आंध्रा में जाकर बहुत काम कर रही है। क्यों? क्योंकि वहां पे वो पैसा मिल रहा है उनको, दे आर बीइंग पेड दैट वे जी। तो देयर इज नो शॉर्टेज, आई डोंट थिंक देयर इज शॉर्टेज ऑफ मैन पावर, बट शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड मैन पावर, एंड यस द मनी दैट आर मतलब क्या हम वैल्यू कर रहे हैं उसका? यदि हम वैल्यू नहीं कर हम रहे वैल्यू नहीं कर रहे तो हमारे कहाँ है, क्यों आएगा हमारे जो पास? वैल्यू कर रहा है उसके पास जाएगा वो। बिल्कुल। सर इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में इतने सारे डेवलपर हैं, आपका क्या यूएसपी है कि व्हाई पीपल सेलेक्ट यू इस पूरे प्रोजेक्ट में, कि प्रोजेक्ट सिलेक्शन से हैंडओवर तक में कौन सा मेन यूएसपी है रजत बिल्टेक का? देखिए, हमारे जो रूट्स है ना, वो कस्टमर की सर्विस से बने। तो 1974 में जब हम लोग, हमारे पेरेंट्स रायपुर शिफ्ट हुए थे, फादर एंड मेरे ताऊ जी, मेरे 74 में 74 जब रायपुर शिफ्ट हुए थे, तो वो फलोदी करके एक विलेज है राजस्थान में, वहां से आए थे। अच्छा। एंड दे हैड नो फॉर्च्यून्स इन हैंड, लेकिन उनके लिए एक ही चीज सबसे इंपॉर्टेंट थी कि जिसको भी सर्व करो ना, शिद्दत से करो और दिल से करो जी, कोताही वहां नहीं होनी चाहिए। सर्विस ऐसी दो कि कस्टमर जो है वो वापस आप ही से ले, चाहे उसको कुछ भी कोई भाव दे दे, लेकिन ले आप ही से। एंड बस इसी पैशन से हम काम करते हैं। हमारे लिए कस्टमर की सर्विस जो है वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि इट इज नॉट अ जोक एनीमोर इन आवर कंपनी। एवरी हर बंदा हमारी कंपनी का जानता है कि कस्टमर की सर्विस सबसे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद में बाकी सब है। And this is, I think, I will not say unique, but this is what we live by. And मेरे को लगता है इसीलिए तो काम कर रहे हैं वो हैं, तभी कब कोई कंपनी होती है। एंड इसीलिए शायद हमारे कस्टमर्स हमारे पास आते हैं और वापस आते हैं, बार बार आते हैं। इस इंडस्ट्री में सर कंपटीशन तो है ही, लेकिन ऐसा कौन सा सेक्टर है जो अनटच्ड है? मतलब डेवलपर्स के पास बहुत सारे चैलेंजेस है, उस चैलेंजेस में से कौन सा चैलेंज है जहाँ पे लोग, या आपको वो लोग नहीं दिखे जो यहाँ पे काम हो रहा है, कि जहाँ पे हमारे इंजीनियर्स को स्पेशली, कि हमने कुछ बात तो की कि कहाँ पे उनको फोकस करना चाहिए, लेकिन डेवलपर साइड से, कि जो नए लोग इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं एज ए डेवलपर, तो उन्हें क्या माइंडसेट से, सर्विस इंडस्ट्री है तो सर्विस तो देना ही है, लेकिन कौन से जोन पे गैप है जिसको फुलफिल करेंगे तो वो ग्रो कर सकते हैं जल्दी? पुष्पेन, great question, and it's not a very easy answer also, and not a very direct answer, but still मैं आपको मेरा पर्सपेक्टिव देता हूँ। यस सर। ये इंडस्ट्री लैक सबसे ज्यादा क्या करती है? ये इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लैक करती है ट्रस्ट। राइट? मतलब आज भी मेरे कस्टमर ने, जिसने मेरे से घर खरीदा जी, और आज बुक किया, मैंने कल उसको कॉल किया जस्ट टू अंडरस्टैंड कि यार तूने, एक फ्रेंडली टॉक है, बता, ही वॉज अ वेरी यंग गाय, 26 साल का लड़का था, एंड ही वॉज वर्किंग इन पुणे में आईटी कंपनी में काम करता था। मेरा इंटरेस्ट था, जस्ट वांटेड कॉल है, तो मेरे को पूछता है कि आप फीडबैक चाहिए मेरे से। मैंने बोला यार देख, फीडबैक नहीं चाहिए, बट इट माइट साउंड लाइक यू आर गिविंग मी फीडबैक, बट इट्स नॉट व्हाट, मेरा एजेंडा वो नहीं है। बोलता है मैं आपको फीडबैक नहीं दूंगा। मैं बोला यार क्यों नहीं देगा? तो बोलता है कि मुझे क्या पता कि मुझे हैंडओवर करते करते तक आप मेरे को धोखा नहीं दो। बहुत बड़े और राइट, बहुत बड़ी बात है। और ये वर्ड चुभा नहीं, ये मेरे लिए इंटरेस्टिंग था। क्यों इंटरेस्टिंग था? क्योंकि ये वो बंदा बोल रहा है जो ऑलरेडी मेरे यहाँ खरीद चुका है। सेकंड टाइम आ रहा है? नहीं, अच्छा, ये पेड कर चुका है, पेमेंट कर चुका है, बुकिंग कर लिया है, और फिर बोलता है कि लेकिन मुझे नहीं मालूम है आप मेरे को धोखा दोगे कि नहीं। तो इस इंडस्ट्री की जो एक कस्टमर के सामने में धारणा बनी हुई है ना, वो बनी हुई है कि डेवलपर्स कैन नॉट बी ट्रस्टेड,
धोखा देते हैं, चोर हैं, ऐसी बहुत बार शब्द हमने सुने हैं। जी जी एंड मुझे तो कोई बिल्डर बोलता है तो मैं उसको करेक्ट करता हूँ कि भैया आई एम अ डेवलपर, मैं डेवलप कर रहा हूँ कोई चीज, मैं क्रिएट कर रहा हूँ कोई चीज, डोंट कॉल मी, टैग मी एज अ बिल्डर, राइट। मतलब ये थोड़ा सा बैड वर्ड है इस इंडस्ट्री इस इंडस्ट्री में है ये धारणा है आम पब्लिक की, जी। और शायद गलत भी नहीं है, धारणा बनती भी एक्सपीरियंस देखे से भी ही हैं, experience से देखे ही भी है, हैं, हाँ। एक्सपीरियंस भी किए हैं। तो कोई भी अगर आए ना यहाँ पे तो पहले उसको ये चीज समझ के आनी पड़ेगी कि भैया ट्रस्ट जीतना जो है ना उससे इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। वैल्यू है ये। आप सब इकट्ठा कर सकते हो, जमीन भी आ जाएगी, पैसा भी आ जाएगा, आप सब कर सकते हो, क्या आप ट्रस्ट जीत सकते हो क्या? और ट्रस्ट को जीतने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने आज बेवकूफ बनाया, आज जीत दिया, कल बेवकूफ बनाऊंगा। मुझे इसको कंटिन्यूअस करना है, मुझे ट्रस्ट बना के रखना है, डेवलप करना है और बढ़ाना है उसके लेवल को। तो मेरे को लगता है कि ये जो वर्ड है ना, इस वर्ड पे अगर कोई भी नया आदमी एंटर करता है तो उसके दिमाग में होना चाहिए, वो वैल्यू अपना बना लेगा इस इंडस्ट्री Yes. में। थैंक यू सर। जो चैलेंजेस हैं डेवलपर्स के पास, कुछ सेल्स पार्ट में मैं जानना चाहूँगा कि बिल्डिंग बनाना, पैसा है, ज़मीन है, थोड़ा सा स्किल है तो हम बना लेते हैं, लेकिन सेल्स इज़ आल्सो अगेन अ चैलेंज कि पहली बार हम बना रहे हैं, हमने सर्विस भी नहीं दिया है, तो ट्रस्ट भी मार्केट में एकदम नया है, हम थोड़ा सा मार्केटिंग कर रहे हैं, ब्रांडिंग कर रहे हैं जिससे कि लोगों को समझ आ रहा है, लेकिन वो चैलेंज से, क्योंकि रियल एस्टेट में जो रियल एस्टेट एजेंट है, बैड वर्ड है अगेन उनके लिए एक दलाल का, तो वो कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं इस मार्केट को? रियल्टर्स का इन्फ्लुएंस मार्केट टू मार्केट भी डिफर करता है एंड प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट भी डिफर करता है, राइट जी। तो मेरा एक्सपीरियंस है कि रायपुर जैसे मार्केट में रियल्टर्स आर वेरी सक्सेसफुल व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ऑफ प्लॉट्स एंड दे परफॉर्म वेरी बैड व्हेन इट कम्स टू सेलिंग ऑफ फ्लैट्स। क्यों होता है ऐसा? जी। दो चीजें, पहला, प्लॉट में सर्विस नहीं देनी पड़ती, हाँ, जमीन बेच दी, अभी अब जो जमीन करना बेच है दिए, करना। काम हो गया, राइट। कन्वर्जन फास्टर है, हम्म। टाइम कम लगता है और पैसा जल्दी मिलता है, एक बार में प्लॉट बिक गया। प्लॉट बिक गया, काम हो गया। बट जब फ्लैट बेचना आता है तो फिर आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत पैशन का गेम है ना। जी। आपको पैसा अगर आपको ड्राइव कर रहा है ना तो आप मत बनाओ, काम नहीं होगा। काम मत बनाओ, मत करो डेवलपमेंट का काम, डेवलपर मत बनो अगर आपको पैसा ड्राइव करता है तो, क्योंकि पैसा कमाने के बहुत इजी और तरीके हैं, ये बहुत डिफिकल्ट इंडस्ट्री है। हम तो बोलते हैं कि डेवलपर जो है ना उसको हार्ट अटैक कभी नहीं आ सकता, क्योंकि उसका सीना फौलाद का हो जाता है। रोज रात को सोते हैं, सुबह उठते हैं ना, मालूम पड़ता है एक नया प्रॉब्लम खड़ा है, नया चैलेंज खड़ा एक है। नया चैलेंज खड़ा है, तो बहुत मुश्किल है। और पैसा कमाना, अगर इफ मनी ड्राइव्स यू, डोंट एंटर दिस इंडस्ट्री, देयर आर बेटर थिंग्स टू डू इन लाइफ। सर्विस बनाना है, क्रिएट करना है, नाम बनाना है। नाम बनाना है, पैशन है, इम्पैक्ट करना है, जी। है ना। तो इससे अच्छी इंडस्ट्री कोई नहीं है। सर एक और मिथ है कि कंफ्यूजन है एक्चुअल में, कि एक कंस्ट्रक्शन जो होता है, एक फ्लैट हम बना रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग बना रहे हैं, तो 30 से 40 साल, उससे ज्यादा भी अपन खींच सकते हैं। डिपेंड्स ऑन व्हाट क्या स्ट्रेटा कैसा है, क्या हुआ, आप बेटर जानते हो, देखिए। जी जी। हाँ। तो हम 40 से 50 साल का प्लान कर रहे हैं, लेकिन 50 साल बाद फिक्स्ड है ये, इसको हम डैमेज करना होगा। उस समय मैंने 7th फ्लोर पे एक अपार्टमेंट लिया हुआ है, और 50 साल बाद जो मेरे फ्यूचर्स होंगे वो, उनको क्या मिलेगा? डैमेज हो गया, एक सोसाइटी है, लेकिन उस समय क्या वैल्यू में क्रिएट, मतलब मेरे को क्या मिलेगा? मैं फ्लैट क्यों खरीदूं, बंगला क्यों नहीं खरीदूं? तो आप जब फ्लैट खरीद रहे होते हैं ना, तो हर फ्लैट के साथ में ना एक शेयर ऑफ लैंड आता है, जी, राइट। एक पार्ट ऑफ, एक पार्ट ऑफ लैंड आता है, वो आप पार्ट आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि कहाँ है, कौन सा है, लेकिन आपका एक शेयर, उसको हम टेक्निकल भाषा में अनडिवाइडेड शेयर बोलते हैं। जी। तो अनडिवाइडेड शेयर आता ही आता है। नाउ आज अगर हम बात करें तो लेट्स से अगर हम मेट्रो सिटीज की तरफ जाते हैं, क्योंकि वहां पे शायद 50 साल पहले घर बनते थे, बिल्डिंग्स बनती थी, जो आज उनका क्या हो रहा है उस पर बात करते हैं। हाँ जी। तो वो बिल्डिंग्स आज डिमोलिश की जा रही हैं, और वहां पे उससे ज्यादा बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। अच्छा, और FAR रेशियो बढ़ चुका है। हाँ। तो अब बड़ी बिल्डिंग्स बन रही है, और जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स है, जो एग्जिस्टिंग होम ओनर्स है,
उनको उनकी जो एग्जिस्टिंग फ्लैट है उससे बड़े फ्लैट मिल रहे हैं, फर्स्ट। सेकेंड, वो जब तक उनको वो घर नहीं मिल रहा है तब तक उनको डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दूसरा घर देने की। वाह। तो इट इज अ गेम, इट्स एन एसेट जो आपके पास है, वो कभी आपके पास से जाने नहीं वाला है। आप उसको एंजॉय करोगे और अब फ्यूचर में जा करके और बड़े घर ही बनने वाला है, वैल्यू क्रिएट होगा। क्योंकि आपकी वैल्यू बढ़ रही है। जी जी जी। चाहे आपने प्लॉट लिया हो तो भी वैल्यू बढ़ रही है, और ये लिया तो भी वैल्यू बढ़ रही है। तो ये जीरो नहीं होने वाला है, ये जीरो कभी नहीं हो सकता, हमेशा आप वैल्यू बढ़ते रहेगा। सर, आपने 2012 में पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया कि एक लैंड था आपके पास, उसमें आपने प्लान किया कि यहाँ पे डेवलपिंग चालू करते हैं। वो प्रोजेक्ट और उसके बाद का प्रोजेक्ट, जो नया प्रोजेक्ट है, नया लैंड, नया लोकेशन, तो ये सिलेक्शन कैसे होता है? लैंड कैसे सेलेक्ट किया जाता है एज अ डेवलपर? क्या सोच के कि क्योंकि 4 साल बाद हैंडओवर होने वाला है, 5 साल बाद हैंडओवर होने वाला है, फोरकास्टिंग कैसे करते हैं? और उसके प्रोसेस में हैंडओवर तक बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं कि लैंड सिलेक्शन, फंडिंग, फिर उसका डिजाइनिंग पार्ट, फिर उसका कंस्ट्रक्शन, फिर उसका हैंडओवर एंड देन सर्विस। ये पूरे प्रोसेस में आपका क्या एक्सपीरियंस और कैसे आप इसमें अचीव कर रहे हैं जो नेक्स्ट न्यू बेटर का? वेरी इंटरेस्टिंग वन, बट आई विल ट्राई टू गिव यू एन आंसर। यस प्लीज। कि हाउ डू वी डू इट। सो लैंड मिल गई फैमिली की 2012 में, डज नॉट मीन कि हमने प्रोजेक्ट चालू कर लिया। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ वर्क दैट वेंट बिहाइंड इट। 2 थिंग्स, वन, जो सब बोलते हैं कि आप किसको बेचोगे, पहले बताओ कौन आएगा कस्टमर। सो नो योर कस्टमर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कि आपको शायद ये समझना जरूरी है कि वो जो आदमी वहां पे आके खरीदेगा वो कौन है, वो कैसा दिखता है, वो कहाँ जाता है, वो क्या खाता है, क्या पीता है, और उसको पसंद क्या, और ये आपको जानना आप पड़ेगा। कस्टमर का पर्सोना जो कह रहे हैं, बहुत जरूरी होता है बहुत कस्टमर का जरूरी। पर्सोना जानना कि कौन खरीदेगा आपसे उस लोकेशन पे घर। जी। या दूसरा तरीका होता है कि कई बार आपको दिखता है कि ये पर्सोना Build हो रहा है। ये पर्सोना है मार्केट में कस्टमर्स का, ये टाइप का कस्टमर है मार्केट में, लेकिन इसके लिए आज सोल्यूशन नहीं। जी तो ये इधर वे, इट वर्क्स बोथ वेज। जी। तो लैंड है तो मेरे को देखना पड़ेगा मेरे से कौन खरीदेगा यहाँ पे, और अगर मेरे पास लैंड नहीं है लेकिन मेरे पास में कस्टमर है, तो मेरे को तब फिर मैं ढूंढ सकता हूँ कि इस कस्टमर को मैं इस लोकेशन पे सर्व कर सकता हूँ। तो इस तरह से वी डिसाइड ऑन वेयर वी हैव टू डू द प्रोजेक्ट एंड व्हाट वी हैव टू मेक। ये साइट सिलेक्शन का, साइट सिलेक्शन हो गया, और अगर साइट है तो कस्टमर सिलेक्शन हो गया मेरा। इसके बाद में आता है एक बेसिक फर्स्ट कट एनालिसिस कि कितना बन जाएगा, इसमें क्या होगा। बट जो एनालिसिस हम करते हैं, वी डू दी वर्स्ट केस सिनेरियो एनालिसिस। जी। कि भाई इससे खराब सिचुएशन तो नहीं आ सकती। प्लान फॉर द वर्स्ट डेज, गुड डेज आर हैप्पी, बट प्लान फॉर द वर्स्ट अगर आपने प्लान वर्स्ट के लिए कर लिया ना, तो आपको डर नहीं लगता है बाद में, क्यों मैं तो इसी के लिए प्लान करके बैठा था यार, इससे तो जो अच्छा हुआ बोनस है मेरे लिए। जी जी। तो प्लान फॉर योर वर्स्ट डेज, दिस इज व्हाट आई डू एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन टोल्ड, आई हैव बीन टॉट बाय डेवलपर्स कि भैया प्लान फॉर योर वर्स्ट डेज। सो वी डू अ फाइनेंशियल फिजिबिलिटी एनालिसिस, वर्स्ट केस सिनेरियो। वहां पे दिख रहा होता है कि वैल्यू एडिशन है एंड हम कर सकते हैं उस वैल्यू एडिशन पे काम। सो देन वी गो हेड एंड डू द प्रोजेक्ट। फिर हम जाते हैं, वी ट्राई टू शॉर्टलिस्ट द आर्किटेक्ट्स कि हमको कैसे आर्किटेक्ट के साथ में काम करना है, क्या हमको रेगुलर प्रोजेक्ट बनाना है, अफोर्डेबल बनाना है, या हमको कोई कंसेप्ट लेवल पे जाना है। जी। उसके बेस पे हम आर्किटेक्ट शॉर्टलिस्ट करते हैं। अगेन वो डिपेंड कर रहा है ऑडियंस पे कि ऑडियंस को कैसा चाहिए, ऑडियंस को क्या चाहिए, वैसे आर्किटेक्ट लेंगे और उसके बाद में प्रोजेक्ट डिजाइन कराएंगे। तो आर्किटेक्ट सिलेक्शन अपने आप में बड़ा चैलेंज है कि उसका क्या टेस्ट है, मेरे क्या ऑडियंस है, इसको कैसे मैच करते हैं? मतलब कोई तरीका है कि अपन गूगल में खोज रहे हैं या उनसे 1-to-1 कर रहे हैं? जाके उनके प्रोजेक्ट्स देख के आओ, क्या किया है उन्होंने। फाइंड आउट अबाउट। सो पहले तो आप ढूंढो कि अगर मुझे अफोर्डेबल बनाना है तो भैया मेरे को अफोर्डेबल हाउसिंग का आर्किटेक्ट्स कहाँ पे अच्छे हैं। जी। तो 4-5 आर्किटेक्ट शॉर्टलिस्ट करो। अगेन इसमें नेटवर्क काम आएगा, नेटवर्क चाहिए, राइट। मैगजीन्स पे भी आता है बहुत सारे आजकल, अब तो इट इज अवेलेबल, द इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। जाओ, पहली चीज है जाके आर्किटेक्ट्स के प्रोजेक्ट्स देख के आओ, स्पीक टू देयर कस्टमर्स हु आर लिविंग देयर एंड आस्क देम कि डिजाइन में क्या अच्छा है, क्या खराब है। यू विल गेट टू नो कि वो आर्किटेक्ट क्या सोचता था उस समय में।
प्रॉब्ली 2 या 3 आर्किटेक्ट को शॉर्टलिस्ट कराते हैं हम। उसके बाद में भी हम तीनों से मिलते हैं, तीनों को ब्रीफ देते हैं और बोलते हैं कि अब आप अपने कंसेप्ट लेके आओ, बिकॉज एक के कंसेप्ट पे काम नहीं करते हैं। जी। तो वी टेक 3 कंसेप्ट पे फिर डेलिब्रेशन करते हैं और फिर एक आदमी को एक Final आर्किटेक्ट करते हैं। को चूज करते हैं। इसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन पार्ट, कि हमने डिजाइन कर लिया, फाइनल हो गया कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक डेवलपर को खुद करना चाहिए, इन हाउस लेबर रखे, टीम रखे, या आउटसोर्स करना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट पे दे दे कॉन्ट्रैक्टर्स को? क्या बेस्ट प्रैक्टिस है? आई थिंक दोनों ही प्रैक्टिस अपनी अपनी जगह पे सही है। बहुत अच्छे डेवलपर्स हैं जो इन हाउस काम करते हैं। जी। शायद अगर आपने सुना होगा तो एक दिल्ली एनसीआर के डेवलपर हैं एटीएस ग्रुप, ATS ग्रुप, राइट? जी। तो एटीएस ग्रुप के मेरे को याद है उनके पेरोल पे 2000 लेबर हुआ करती थी अच्छा। हर समय में। अभी आज तो क्या नंबर होंगे पता नहीं, बट आई एम टॉकिंग प्रॉब्ली 2-3 साल पुरानी बात बोल रहा हूँ। सो देयर इज नो फिक्स्ड रूल टू दिस। तो व्हाट इज की ओवर हियर इज जब डिसीजन किस पॉइंट पे होता है। डिसीजन इस पॉइंट पे होता है कि बॉस मैं इस बजट में इतने टाइम में इस क्वालिटी का घर बना पाऊंगा कि नहीं बना पाऊंगा। अब उसके लिए मेरे को जो करना पड़ेगा वो करूँ मैं। तो मेरे को अगर लगता है कि मुझे आउटसोर्स कर देना चाहिए तो मेरा कॉस्ट बढ़ेगी, आउटसोर्स कर देना चाहिए, लेकिन मेरा ये 2 चीज कंट्रोल हो रही है, मैं करूंगा। लेकिन अगर मैं कोई बहुत अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट कर रहा हूं तो शायद मैं नहीं आउटसोर्स करूंगा, शायद मैं इन्वेस्टमेंट खुद का करूंगा, हर चीज का रेपिटेशंस पे काम करूंगा, इन्वेस्टमेंट खुद का करूंगा। तो दैट डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट दैट यू आर डूइंग। सो देयर इज नो राइट आंसर टू दिस। तो कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस मतलब पैटर्न नहीं है, समय वही टाइम और कॉस्ट का मैटर है कि मैं किस में परफेक्ट हूँ। यदि हमारे पास अवेलेबिलिटी है लेबर्स का या उस स्किल सेट टीम का तो खुद बना सकते हैं, टाइम है और बजट के हिसाब से। तो ये मतलब आउटसोर्सिंग करने में कॉस्ट बढ़ जाता है, इन हाउस करने से कॉस्ट थोड़ी कटिंग हो सकती है। यस, हो सकती है, डेफिनेटली हो सकती है। सर, इस डेवलपर जिस इंडस्ट्री को सर्विस प्रोवाइड कर रहा है वो है ओनर्स जो अपनी लाइफ सेविंग इन्वेस्ट करते हैं। और रिसर्च में हमने एक पाया कि आप एक इनिशिएटिव में काम कर रहे हैं, वो है साइंस ऑफ होम बाइंग। ये क्या है सर, और ये कैसे स्टार्ट हुआ और ये एक्चुअल में क्या कर रहा है? क्योंकि काफ़ी यंग एज में मैं इस इंडस्ट्री में एंटर कर गया था एंड मैं लीड कर रहा था उस समय में। तो मेरा हमेशा इंटरेस्ट होता था, मैं हर बायर को ना खुद हैंडल करता था शुरू में और चीज़ें देखता था। इन दैट जर्नी आफ्टर प्रॉब्ली आई कैन वेरी इजीली से कि 3 से 4 हज़ार, 3.5 से 4 हज़ार लोगों से मैं मिल चुका हूँ आज तक, होम बायर से। मैंने इतने लोगों को घर नहीं बेचा है, लेकिन इतने लोगों से मिल जरूर चुका हूँ। एक चीज़ समझ में आती थी कि हमारे टारगेट सेगमेंट में विच इज़ द मिडिल इनकम, कि कस्टमर को होम बायर को घर खरीदने के पहले इतने डाउट्स होते हैं और उसके कारण वो हमेशा अपनी चीज़ों को पोस्टपोन करता चलता है जी। एंड उसके बाद भी मैं आपको बताता हूँ कि उसको सही सवाल नहीं मालूम होता है कि एक्चुअल सवाल क्या होने चाहिए। वो बोलते हैं ना, देयर इज अ लॉट बियॉन्ड द टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग जो है घर खरीदने का, वो सबको मालूम है। लोकेशन अच्छा होना चाहिए, बिल्डर अच्छा होना चाहिए, मटेरियल अच्छा यूज करना चाहिए और कॉस्ट बजट में होना चाहिए, मेरे बजट में होना चाहिए। ये टिप है जी। इसके नीचे की दुनिया बहुत बड़ी है। यस, जो एक बायर को जानना चाहिए। क्या क्या है वो? फॉर एग्जाम्पल, मैं घर खरीदने के बाद में मेरी मेंटेनेंस कॉस्ट क्या आने वाली है उस घर को चलाने की, जी, है ना जी। मैं किसी प्रॉपर्टी में जब घर खरीद रहा हूं तो उस प्रॉपर्टी पे डेवलपर का इंटेंशन उस प्रॉपर्टी को, उस कम्युनिटी को, प्रॉपर्टी नहीं होना चाहिए, उस कम्युनिटी को किस इंटेंशन से डेवलपर बना रहे हैं जी। ये जानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आपकी लाइफ वहां बिताने वाले हैं। जी जी। क्या मैं सिंकिंग फंड, क्या हमारे डेवलपर ने हमारे लिए सिंकिंग फंड बनाया है? सिंकिंग फंड बोले तो सिंकिंग फंड बाय द नेम इज अ फंड विच इज सिंकिंग। तो मुझे मेंटेनेंस कॉस्ट के अलावा एक सिंकिंग फंड बनता है, जिससे बेनिफिट ये होता है कि जो फ्लैट ओनर्स होते हैं उनको कोई बहुत बड़ा खर्चा आ गया कभी आगे, तो उनको उनकी जेब से पैसा उस समय नहीं निकालना पड़ता, वो फंड वो पहले से बना के रखे हुए हैं। अच्छा। फॉर एग्जाम्पल,
आप घर में रहते हैं तो भाई हर 4-5 साल में एक बार घर के बाहर से पेंट करते हैं ना, जी, लेकिन वो पेंट करने के लिए पैसा अगर मैं बाद में मांगे जाऊंगा तो इतने लोगों से पैसा लेना होता है, तो प्रॉब्लम चैलेंजिंग है। चैलेंजिंग जॉब है। लेकिन मैंने वो फंड पहले से ही बना दिया, तो मेरी सिंकिंग फंड बनाए कि नहीं बनाए, ये सारी सवाल पूछते ही नहीं है कस्टमर्स। मालूम ही नहीं सर। वो क्या बात करते हैं, लोकेशन अच्छा है, भैया कितने में दे रहे हो, जी इतना तो मेरा बजट नहीं है, इतने में ले दो। जी मैं जी डेवलपर पैसा कमाने के लिए बैठा है ना, चैरिटी के लिए तो नहीं बैठा है। बट देन यू शुड नो दीज थिंग्स। सो ये जो इंफॉर्मेशन है ये हम कस्टमर्स को या इन जनरल होम बायर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आर हैंडल। प्रोजेक्ट कोई भी खरीदो, ये नॉलेज खरीदो, हमारे यहाँ खरीदो, कहीं और खरीदो, इन सवालों को पूछो जाके, इनके बारे में जानो। वाह सर। है ना, तो जब आप इसके बारे में जानोगे तो यू विल बी मोर कॉन्फिडेंट। और ये हर इंडस्ट्री में होना चाहिए एक्चुअल में, होना ही चाहिए, और हर होता भी industry है। इस इंडस्ट्री में नहीं था ये। जी और ये यार लगता था ना, मैं एक एग्जांपल देता हूँ क्यों आया मेरे दिमाग में। एक कस्टमर है, उसने हमारे प्रोजेक्ट में फ्लैट खरीदना था, तो वो 28 ईयर्स का है, और वो लोग अपने पेरेंट्स के साथ में 3 दिन से वो साइट पे आ रहे थे। मुझे मालूम पड़ा, बोला मैं जाके मिलता हूँ, हो क्या है। नहीं, मेट देम, व्हेन आई मेट देम उसके कुछ रिजर्वेशंस थे और उसके फादर के कुछ ऑब्जेक्शंस थे। तो मैं बैठा, उनके साथ डिस्कशन किया, एंड विद अ वेरी क्लियर माइंड कि मेरे को बेचना नहीं है इनको। आई टेल देम व्हाट ये फंसे कहाँ हैं, आई ट्राई हेल्प देम। आखिरी में उस दिन मैं लकी था, वो कस्टमर हमारे यहाँ फ्लैट खरीद रहा था, तो वो उसने ना QR कोड स्कैन किया बुकिंग अमाउंट देने के लिए, और फिर आखिरी में मेरे को पूछता है भैया ठीक कर रहा हूँ ना। वो ट्रस्ट वाला मैटर है ना जी। तो और वो ट्रस्ट क्यों नहीं है, क्यों उसको, क्योंकि इन्फॉर्मेशन नहीं है उसके पास। जी जी, ब्लाइंड गेम खेल रहा है। ब्लाइंड गेम खेल रहा है वो। तो मेरे को उस दिन उसको बोलना पड़ा, यार भाई तू कर दे पेमेंट, कहीं भी फंसेगा ना मैं खड़ा हूँ तेरे साथ, आई विल हेल्प यू आउट। तो दैट इज द डे दिस थिंग केम टू माय माइंड कि यार नहीं, होम बायर्स हम मतलब वी आर डेवलपर्स बाद में, पहले तो वी आर ऑल्सो ह्यूमन बीइंग जी। और आज मुझे पास में कोई नॉलेज है तो मुझे वो शेयर करनी चाहिए लोगों के साथ, एंड दैट इज वेयर द साइंस ऑफ होम बाइंग स्टार्टेड। साउंड्स गुड सर, साउंड्स गुड। एक और मिथ है सर, एक और मिथ है जो मैं अभी थोड़ा सा इसमें सुना, कि डेवलपर्स जो टाउनशिप बिल्ड कर रहा है वो NOC का एक चार्ज लेता है। यदि किसी ने इन्वेस्ट किया है बिल्डिंग पे और जब उसको बिल्डिंग बेचना है, वो फ्लैट बेचना है, तो नाम ट्रांसफर के लिए सोसाइटी से NOC चाहिए, और यदि वो सोसाइटी हैंडओवर नहीं हुआ है, डेवलपर के पास है, तो एक NOC का वो फीस ले रहा है, और वो NOC का फीस है, कोई लिमिट नहीं है। मैं एग्जांपल दूं तो एक भिलाई में मैं रहता हूं, तो वहां पे नेहरू स्मृति नगर सोसाइटी है, तो वो सोसाइटी 4% फीस लेती है। आप जितने रुपए में डील कर रहे हो उसका 4%। और यदि जो थोड़ा सा बैड प्रैक्टिस है इस इंडस्ट्री का कि हम थोड़ा कैश में डील कर ले रहे हैं या ऑनलाइन कम दिखा रहे हैं, तो वहां पे वो उनका कहना है कि हम वैल्यू करवाएंगे आपके बिल्डिंग का, उस वैल्यूएशन का आपको 4% देना है, जो कि होता है लाखों में, कि 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए। तो वो या तो बायर पे बर्डन है जिसके कारण डील नहीं हो पाता, या वो सेलर पे बर्डन है कि उसने इतना वैल्यू, इतना समय इन्वेस्ट किया, उसको उसका रिटर्न नहीं मिल पा रहा है। तो ये मिथ है या ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है? तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस तो नहीं है जी, बट मैं ये मिथ भी नहीं बोल सकता, क्यों, आप तो फेस कर रहे हो। हाँ ये मिथ तो है नहीं जी। सो जहाँ तक मेरा नॉलेज है कि पहले जब हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज हुआ करती थी, जी, पुरानी बात है ये, लेकिन तब ऐसी चीजें ऑन पेपर थी। एज ऑन डेट कोई भी प्रोजेक्ट जो रजिस्टर्ड है उसमें आपको ये चीज कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, रेरा रजिस्टर्ड है कोई टाउनशिप, तो उसमें ये नहीं, यू विल नेवर फाइंड दिस विल नेवर हैपन। तो बिना रेरा के भी प्रोजेक्ट बिल्ड बन सकते हैं? यदि मेरे पास लैंड है, मेरे पास पैसा है, मैं बनाना चाहूँ, तो मैं क्या बिना रेरा के अप्रूवल के बना सकता हूँ? आप बना सकते हो, आप बेच नहीं सकते। अच्छा, मतलब मैं ओपन मार्केट में नहीं बेच पाऊंगा जब तक कस्टमर, अगर आपको किसी को कस्टमर को आपके प्रोजेक्ट के बारे में बताना है, आपको रेरा रजिस्ट्रेशन चाहिए। अच्छा, तो सेल्स में रिस्ट्रिक्शन ला दिए हैं। Yes. क्या बात है सर, मतलब गवर्नमेंट्स कुछ अच्छा काम तो नहीं, बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत ही अच्छी चीज है ये। तो हम जो सुनते हैं अगेन मूवी की बात की, गवर्नमेंट इज जस्ट फॉर प्रोसेसिंग फ्यू लीडर्स, तो वो नहीं है। ऐसा ये नहीं है। हमारे लिए भी काम हो रहा है इस इंडस्ट्री में। बिल्कुल हो रहा है।
आजकल सर सोशल मीडिया में जो इन्फ्लुएंसर है ना, वो दो चीज पे फुल डिबेट करते हैं, बाइंग और रेंटिंग का मुद्दा। कुछ लोग कहते हैं कि रेंटिंग इज द बेस्ट, क्यों पैसा फंसाना, 20-25 साल के लिए इंटरेस्ट दोगे, उतने पैसे में तुम रेंट में रह सकते हो। और जो एक फैमिली का सोच है कि एक छत होना चाहिए जो अपना होना चाहिए, इन दोनों के बीच में ना आज के यंग जनरेशन फंसे हुए हैं कि मैं क्यों लूँ यार, मेरे को रहना जरूरी थोड़ी कि मैं पुणे में ही रहूंगा, मैं हो सकता है कि मेरे को जॉब मिल जाए दिल्ली में तो मेरे को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ेगा, मैं घर ले लूंगा तो मेरी मजबूरी हो जाएगी घर में ही रहना। ये कैसे ये क्या मिथ है और कैसे इसको कैसे सोचना चाहिए इस पॉइंट पे? वैसे तो मैं आपको बताऊं, कोविड के बाद में ये मिथ बहुत हद तक टूट चुका। अच्छा, राइट, बहुत हद तक टूट चुका, क्योंकि कोविड में सभी जनरेशन के लोगों ने ये जान लिया कि अपना खुद का घर कितना इंपॉर्टेंट होता है। जी, है ना। हमारे यहाँ पे शुरू से बोला जाता कि घर खुद का होना चाहिए, रेंटेड घर नहीं लेना चाहिए। एंड बट देन फॉर सम टाइम ऐसा लगने लगा लोगों को कि दे कैन मेक मोर मनी बाय इन्वेस्टिंग मनी इनटू द अदर एसेट क्लासेस। इसलिए बोले घर तो रेंट पे ले लो, अवेलेबल है, ओवर इन्वेंट्री बनी हुई है, सब कुछ है जी। बट पोस्ट कोविड लोगों का जो प्रायोरिटी थी टू बाय अ होम बहुत ऊपर आ गई, क्योंकि बहुत लोगों ने बहुत परेशानियां झेली रेंटल हाउस में रहने के। जी, तो ये उसका इमोशनल एंगल है। बट इफ यू कम टू द फाइनेंशियल एंगल ऑफ थिंग्स, देन नंबर्स, इट वर्क्स ऑन नंबर्स, राइट। आप रेंट पे लो या खरीदो, यू शुड बी लुकिंग एट what is the value that you can create by owning the asset, है ना। आप क्या वेल्थ बना सकते हो एसेट को ओन करके। आप रेंट में कभी भी एसेट ओन नहीं करोगे, आप एसेट को ओन करोगे, जब ओन करोगे तभी आपकी वेल्थ बनेगी जी। एंड बहुत अच्छे बहुत बड़े डेवलपर हैं जिनकी ना एक बोली भी एक सेंटेंस है जो बड़े बड़ा याद रहता है, एंड विच इज द फैक्ट ऑल्सो। इंडिया में मिडिल इनकम ने अपनी वेल्थ रियल एस्टेट से ही बनाई है, ना उसने सोने से बनाई है, ना उसने स्टॉक मार्केट से बनाई है। ये पॉसिबल नहीं है। सिर्फ रियल एस्टेट एक ऐसी चीज है जिसमें ना मिडिल इनकम की वेल्थ बनती आई है। तो आप पोर्टफोलियो में, सब बोलते हैं ना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखो, इन्वेस्ट इन अदर एसेट क्लासेस ऑल्सो, बट डोंट थिंक दैट अ हाउस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल देता हूँ, एक स्टोरी है जी। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो मेरे से काफी टच में रहते थे, अभी भी अच्छे फ्रेंड है मेरे। एंड ही डजंट हैव हिज फादर, उनके फादर गुजर गए थे जब वो पढ़ाई कर रहे थे। तो वो मैं उसको 2017-18 में जब मिला तो बात होती है, मैं बोलता भाई घर खरीद ले, रेंट के घर में क्यों रहता है। अरे नहीं भैया, क्यों घर खरीदूं, 2% 2.5% में तो घर मिल रहा है, मैं तो अच्छा इन्वेस्टमेंट करता हूँ, चार्ट अकाउंटेंट हूँ, समझता हूँ, इन्वेस्टमेंट करता हूँ और खुश हूँ। ठीक है भाई, तेरा लॉजिक है, मैं इस पे लॉजिक सब अपने आप में है ना, सब समझदार है। कोविड के बाद में वो बंदा आया मेरे पास में और बोलता है कि मेरा भैया मेरे को ना घर खरीदना है। मैंने बोला चल घर खरीदना अलग चीज, तो बोला चेंज क्या हुआ मेरे को पहले वो बता। तो बोलता है भैया बाजू वाला छीकेगा और मैं मर जाऊंगा। बाप रे, है ना। तो उसके बाद मेरी फैमिली कहाँ जाएगी जी, है ना। अगर मैं घर ले लूंगा और इंश्योर्ड करा लूंगा उस घर को, तो कल के दिन अगर मुझे कुछ होता है तो मेरी फैमिली को घर तो मिल गया। वाह, सही बोल रहे है ना। तो आप मतलब किसी को भी ना घर को इतना फाइनेंशियली प्रूडेंट होके डिसीजन घर खरीदने या नहीं खरीदने का नहीं करना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं उसके, और ये सेफ्टी फैक्टर्स है, बहुत बड़ा फैक्टर, लाइफ सेफ्टी फैक्टर्स है कि आप जब तक पैसे कमा रहे हो तब तक तो आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन जिस समय नहीं कमाओगे उस समय क्या होगा। सर आपके जो जॉब प्रोफाइल रहा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रहा, फिर आपने फाइनेंशियली अच्छे से मैनेज किया इस रजत बिल्टेक को। आपका फाइनेंशियल प्रैक्टिस क्या है? मतलब पैसा कमा रहे हैं तो चलो महंगी गाड़ी लेते हैं, जगुआर लेते हैं, ऑडी लेते हैं, BMW लेते हैं, महंगी कारों में घूमना, महंगे ट्रिप करना, महंगे शौक रखना, यार पैसा तो कमा रहे चलो उड़ाते हैं, या कुछ और है?
मतलब जैसे हमने देखा है कि जो सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन एंटरप्रेन्योर होता है उनके पास एक थोड़ी सी लाइबिलिटी कम होती है, मतलब उनके पास एसेट्स होते हैं, उड़ाओ जितना उड़ाना है। लेकिन फर्स्ट स्टेज एंटरप्रेन्योर का क्या सोच होता है इस पैसे को मैनेज करने का, और कैसे आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं? देखिए, मेरा इन्वेस्टमेंट जो है ना मेरी बिजनेस से रिलेटेड है ना जी। तो मेरा पैसा जो भी मैं कमाता हूँ उसको मैं अपने लैंड में रखता हूँ। तो वो खर्चा करने वाला मोड कभी था ही नहीं, कभी देखा ही नहीं। बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रावेगेंट स्पेंडिंग, जी जो ज़रूरत है वो अवेलेबल है। बहुत ज़्यादा क्या चाहिए यार, बहुत ज़्यादा की नीड नहीं। ये माइंडसेट कैसे आता है सर कि पैसे को कंट्रोल करना? क्योंकि आज हमने देखा है कि सेविंग अकाउंट में पैसा पड़ा है तो खर्चा होगा, और अननेसेसरी बाइंग प्रैक्टिस है लोगों की। करेक्ट। कि पैसा है तो चलो खर्चा करते हैं, वो अननेसेसरी बाइंग प्रैक्टिस को कैसे कंट्रोल कर रहे हो आप? कि आई थिंक इसका श्रेय जो है ना मैं मेरे पेरेंट्स को देता हूँ कि मुझे कभी भी अननेसेसरी गुड्स एंड अननेसेसरी ग्रेटिफिकेशन नहीं मिला। वो कभी नहीं करते थे इस चीज़ पे, और मेरे को लगता है कि दैट इज़ वेयर हमारा माइंडसेट ही वैसा है। मतलब हमारे को मुझे या मेरे छोटे भाई को भी, हमारे को कभी ऐसे ना इच्छा नहीं होती चाह कि जाके ना कुछ भी खरीद लो, कभी भी खरीद लो। इट डजंट वर्क विद अस। ये हमारा माइंडसेट ही बना हुआ है ऐसा, जी है ना। एंड क्योंकि एंड मोर ओवर आई थिंक देयर इज नो एंड टू स्पेंडिंग द मनी। कोई लिमिट नहीं है। कोई लिमिट नहीं है। मतलब यू कैन, जो काम आपका 100 रुपए की चीज कर रही है वही काम आप 1 लाख रुपए की भी चीज लेके कर सकते हैं। तो ठीक है, इट्स नॉट दैट कि मुझे हमेशा 100 रुपए की चीज करनी है, लेकिन जरूरी नहीं है मैं 1 लाख की चीज ही खरीदूं हर बार जाके। जी सर, एक सवाल मैं हमेशा अपने गेस्ट से पूछता हूँ कि आपको जीवन में कभी मौका मिले वो एक मोमेंट रिवाइज करने का, जो आपका लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट रहा, वो कौन सा मोमेंट था थ्रू आउट जर्नी, वो बचपन से लेके अभी तक में? ये कौन सा सबसे शानदार मोमेंट रहा कि आपको लगे यार ये मेरे को दोबारा जीने का मिल जाए तो मजा ही आ जाए? कॉलेज लाइफ। क्या स्पेशल था सर? तो मैंने बताया नहीं, बहुत छोटे से बताया था, जी। बट मैं चेन्नई पढ़ने गया था। मेरा ग्रेजुएशन चेन्नई में हुआ था। एंड जनरली नॉर्थ इंडिया से लोग नहीं जाते चेन्नई जैसी सिटीज में। लैंग्वेज बैरियर सबसे बड़ा। लैंग्वेज बैरियर है, क्लाइमेट खराब है। एंड मेरा रीजन वहाँ पे जाने का था क्योंकि मुझे कंट्री की टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल गया था, लोयोला कॉलेज में। तो मेरा वो मन था कि नहीं मैं जाऊंगा तो वहीं पर, बाकी तो चीज़ें ठीक है मैटर कर लेंगे। वो जो 3 साल थे और वो एक घर था और वो जो 2 फ्रेंड्स थे मेरे जो दिल्ली के थे, मेरे साथ में जो रहते थे, वो लाइफ जो थी ना, वो लाइफ मतलब मैं वापस शायद मतलब मैं उसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि कितना मजा आया मुझे। इतना सीखने को मिलता था, इतनी चीज़ें खुद करते थे। एंड यूज्ड टू लिव हैंड्स टू माउथ। कोई बहुत पैसे नहीं हुआ करते थे उस समय में खर्च करने के लिए। पापा एक अमाउंट भेजते थे और वापस मांगो उनसे थोड़ा तो बोलते थे पहले एक्स का हिसाब भेजो। तो लिमिटेड लाइफ में जिया ना जो उस समय में, वो सबसे हसीन दिन थे लाइफ के। और मैं चाहूंगा कि मुझे वापस वो दिन वापस मिल जाए। तो हम प्रे करेंगे सर ऊपर वाले से कि आपको फिर से वो दोनों दोस्त आए आपके जीवन में और वो लाइफ आप फिर से जिए। इस पूरे जर्नी में सर आपका एजुकेशन बहुत शानदार रहा। तो आज का जो मिथ है, थोड़ा सा मार्केट में कुछ स्टार्टअप्स ऐसे हैं जो अपने आप को कॉलेज ड्रॉप आउट बोल के एक फैसिनेट प्रोसेस है कि यार कॉलेज छोड़ दो, एजुकेशन में कुछ नहीं रखा है, जितने बड़े लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं है इसलिए वो बड़े बने हैं। आप इसको कैसे देखते हो? मतलब रहा आपका कुछ ऐसा सिनेरियो कि नथिंग, कोई सही गलत इसमें है ही नहीं, फैक्ट है। तो बच्चा, आज एक बच्चा बोल रहा है कि मेरे को नहीं पढ़ना है, मेरे से नहीं हो पा रहा है, लेकिन पेरेंट्स उसको बोल रही है पढ़। मतलब मेरे एक रिलेटिव हैं जो 12th पढ़ने के बाद अब बोल रहा है कि मैं नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन पेरेंट्स अब जॉब वर्किंग क्लास में है तो चाह रही है कि और पढ़ ले बेटा, ग्रेजुएशन ही कर ले कम से कम कि कहीं कुछ तो बन जाएगा। तो वो माइंडसेट है, इन्फ्लुएंस्ड है मार्केट से। पढ़ने में अच्छा है लेकिन मार्केट से इन्फ्लुएंस्ड है कि भैया ड्रॉप आउट होऊंगा तभी कुछ वैल्यू बनेगा। तो कहाँ तक का एजुकेशन मिनिमम होना चाहिए कि जिससे कि सारे ऑप्शंस मिले उसको?
मैं बड़ा डिफरेंट सोचता हूँ और मैं बोलता हूँ कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है ना, जी वो वाली स्टोरी है यहाँ पे। तो व्यू पॉइंट और पर्सपेक्टिव जो है ना, वो आदमी का खुद ही बनता है और वो आदमी खुद ही चेंज करता है उसको। तो आई एम वेरी ओपन टू दिस कि अगर कोई मेरे को बोले कि मुझे, मेरी डॉटर ही मेरे को आके बोल दे कि मुझे नहीं पढ़ना है आगे, आई विल बी वेरी ओपन टू इट। ठीक है, लेट्स डिस्कस व्हाट डू यू वांट टू डू एंड डेलिबरेट करते हैं उस पर। और डेलिबरेट करने के बाद मुझे लगता है कि यू डोंट नीड फर्दर एजुकेशन, और आप ये करना चाहते हो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और लाइफ में कभी वापस लगेगा बैकफुट लेना है तो तेरा आ जाओ वापस पढ़ लो। पढ़ाई का सब कोई समय थोड़ी होता है, पढ़ाई कोई समय नहीं होता। कोई समय नहीं होता है। मैं जब MBA कर रहा था तो मैं 24 साल का था, जी और मेरी बैच में जो सबसे बड़ा स्टूडेंट था वो 45 साल का था। बाप रे, इतना डिफरेंस। हाँ, सेम बैच। सेम बैच। तो देर इज नो एज टू लर्न। यू कैन लर्न विदाउट गोइंग टू स्कूल, यू कैन लर्न विदाउट doing a professional degree. जी। There are a lot of ways to learn, and what is important is learning. हाँ, if you're not, you don't have, if ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है कि अगर आपके साथ, आपके ऊपर कोई सील या थप्पा नहीं लगा हुआ है तो आपकी ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो हो जाएगी। लिमिटेड ऑप्शंस लिमिटेड हो जाएंगे, लोग आपको फिल्टर कर देंगे पहले बगैर जाने, क्योंकि ये हमारा माइंडसेट होता है। जी लेकिन देर आर लॉट ऑफ अदर वेज जहाँ से, अ पॉडकास्ट लाइक दिस, राइट, जी जी आपको क्या पढ़ने की जरूरत है, जी लेकिन आप अपने स्किल सेट को यहाँ भी दिखा सकते हो। जी। तो स्किल डेवलप करो। एकेडमिक्स इज अ टूल। एकेडमिक्स, हाँ एकेडमिक्स एक टूल है। अगर आपको लगता है कि एकेडमिक्स से आपका वो स्किल डेवलप हो सकता है, ठीक है, if there is anything else then do it। जो मार्केट में ऑप्शंस हैं उससे भी yes, skills बढ़ाया जा सकता है। never forget, don't look कि ये कर रहा है तो मैं भी यही करूं। ये बड़ा चैलेंजिंग हो जाएगा लाइफ में आपके लिए। जो आपका इनर कॉलिंग है वो करो। ईगर कॉलिंग समझना बहुत, ये भी बड़ा चैलेंजिंग है ना? एक्चुअल में क्या करना है, क्या अंदर मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, ये रीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया मैं क्यों पैदा हुआ हूँ, क्यों ऊपर वाले ने मेरे को भेजा है। थोड़ा फिलोसॉफिकल हूँ, जी चीजें बताता हूँ। मेरे एक मेंटर हैं, Yes, sir, उन्होंने मेरे को इसका जवाब दिया था बड़े अच्छे तरीके से। हर इंसान, मृणाल क्या है, पुष्पेंद्र क्या है? पुष्पेंद्र सिर्फ एक नाम है जी जो इस शरीर को दिया गया है। मृणाल एक नाम है जो इस शरीर को दिया गया है। बट व्हाट इज दैट इज मेकिंग अस लिव इज द एनर्जी दैट वी हैव, राइट जी। कुछ लोग उसको सोल भी बोलते हैं, हाँ, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर इज एन एनर्जी। इंजीनियर हो आप, बताओ एनर्जी का अंत है क्या? एनर्जी का अंत नहीं है। एनर्जी का तो अंत नहीं है, ना बनाया जा सकता है, ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता जी। एनर्जी सिर्फ ट्रांसफर होती है, ट्रांसफर होती है, करेक्ट जी। तो इस एनर्जी को किसी और शरीर में ट्रांसफर होना है जी। पर्पस यही है। तो बहुत ज्यादा माथा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती पर्पस ढूंढने में, पर्पस यही है। अब इस जगह से इस जगह जाने के बीच क्या जो टाइम है, उस टाइम को आप या तो खुश होकर जी सकते हो या परेशानी में जियो, परेशानी में जी सकते हो। ये डिसीजन आपका है। होना तो यही है भैया, और कुछ खुश नहीं होना एक ऑप्शन है जो खुद ही को ढूंढना है। हाँ, और दुखी होना भी ऑप्शन है जो आप ही चूज कर रहे हो, खुद ही चूज कर रहे हैं। तो डू थिंग्स जिसमें आप खुश होते हो और लीव थिंग्स जिसमें आप खुश नहीं होते हो। सिंपल है, वेरी डिफिकल्ट। आई एम प्रैक्टिसिंग, आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस। जो जितना आसान होता है वो उतना ही डिफिकल्ट है। सर, आपने अपने एजुकेशन में तो अचीव किया ही है, साथ ही आपने एक बुक भी लिखा है। वो बुक लिखने का इंस्पिरेशंस क्या है और एक्चुअल में बुक में क्या है? गेट अ यस एवरी टाइम, कि हमेशा एक यस। कुछ टाइम से मैं मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट को स्टडी कर रहा था। मार्केटिंग एज अ सब्जेक्ट को स्टडी, तो मेरा माइंडसेट हमेशा फाइनेंशियल बैकग्राउंड फाइनेंशियल रहा है। But marketing is a subject which has always been very interesting, and I was trying to study. So, marketing is what?
तो मार्केटिंग के बहुत डेफिनेशन है, लेकिन एक डेफिनेशन जो है ना बहुत ही सिग्निफिकेंट है और बहुत ज़्यादा मेरे माइंडसेट को चेंज किया, उसने व्यू पॉइंट को चेंज किया, इज मार्केटिंग इज द गेम ऑफ चेंजिंग ऑफ बिलीव्स। जी। धारणाओं को बदलना मार्केटिंग है। अच्छा। राइट। तो धारणाएं बदलती है तो क्या होता है? जी। लेट्स टेक इट इन अ कस्टमर्स पर्सपेक्टिव। कस्टमर की धारणा है कि मैं कोई भी, फॉर एग्जाम्पल कस्टमर की धारणा है कि सब बिल्डर्स चोर होते हैं। एज अ डेवलपर और एज अ सेल्स, ये बुक जो है ये सेल्स वालों के लिए जो रियल एस्टेट बेच रहे हैं। तो एज अ सेल्स पर्सन ऑफ रियल एस्टेट मेरे को ये समझना है कि मैं इस धारणा को बदलूं कैसे, और अगर मैं इस धारणा को बदल दूंगा तो उस कस्टमर का मेरे लिए जवाब हमेशा हाँ होगा। तो गेट अ येस एवरी टाइम is about changing of beliefs at every point of your person, of the person in front of you, to get a yes every time. तो ये बुक अभी अमेजोन पे अवेलेबल है? बिल्कुल, ये तो अमेजोन मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ भाई साहब। जितने भी लोग ये सीखना चाहते हैं कि हर एक डील में यस कैसे अचीव करना है, उस बुक को जरूर रेफर करें। सर एक लास्ट सवाल कि इस रियल एस्टेट में काम कर रहे लोगों को और हमारे सिविल इंजीनियर्स भाइयों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में सर्विस देने के माइंडसेट से और ग्रो करने के माइंडसेट से? या इस इंडस्ट्री में ना एक चीज है जो मैं रिपीट करूंगा, लेकिन मैं वापस एम्फसाइज कर रहा हूँ जी कि इस इंडस्ट्री में पैशन है तो इस इंडस्ट्री में इतने स्पीड बम्स आएंगे ना, बहुत जल्दी थक जाओगे। तो इफ यू आर पैशनेट ऑफ क्रिएटिंग मेमोरीज, राइट, आपको अगर ये पैशन ड्राइव करता है जैसे मुझे करा और मैंने मेरी लाइफ इसको दे दी, अगर ये मेमोरीज क्रिएट करना आपका पैशन है तो दिस इज अ वेरी गुड इंडस्ट्री टू बी। चाहे आप सिविल इंजीनियर हो, चाहे आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड के हो, चाहे कोई भी। जैसे अभी आज मॉर्निंग में जब मैं आ रहा था तो मैं राहुल जी को बताया कि देखो ये कैनाल लिंकिंग रोड मैंने बनाया है, ये मेरा पैशन है। मतलब इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम में मैं पार्ट रहा, उसके पीछे दीनदयाल ऑडिटोरियम में मैं पार्ट रहा, अंबिकापुर का सैनिक स्कूल में मैं पार्ट रहा। तो वो जो आप बोल रहे हो पैशन, डायरेक्ट तो नहीं पता था मतलब ये वर्ड्स, लेकिन ये मेरा शौक है कि मेरे को मजा आता है कि यार यहाँ मैंने सर्विस दिया है, क्रिएट करने में मजा आता है जी। तो मेरा तो यही सजेशन है कि फौजी यदि ये सोच ले कि पैसा मिलेगा तभी इंडिया को सर्विस प्रोवाइड करूंगा तो फौजी नहीं तो बन फौजी सकता। नहीं बन सकता, फिर तो वो परेशान हो जाएगा, वो छोड़ के भाग आएगा। लेकिन यदि उसको देश प्रेम है, देश के लिए जान न्यौछावर कर सकता है, तभी फौजी बन सकता फिर है। पैसा मैटर, पर्पस बहुत हाई हो गया जी आपका। आप क्या पैसे के लिए बहुत लो पर्पस पे खेल रहे हो जी, और वो लो पर्पस पे आप बहुत दिन तक नहीं खेल पाओगे। क्यों? क्योंकि आपको कुछ और मिल जाएगा लाइफ में, अगर ज्यादा पैसा दे रहा तो आप आशिक हो Shift हो जाओगे, विच इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग। पैसा, अगर आपका पर्पस पैसा है तो आप वो करो ना। इस इंडस्ट्री में आना है तो पैसा छोड़ के पहले पैशन पे हो, पहले इम्पैक्ट पे आओ, तब आपको मजा आएगा काम करने में, पैसा आ जाएगा। और पैशन से काम करेंगे तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। और भी यदि मैं कोई सवाल नहीं पूछ पाया हूं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखो आप, जिससे कि हम अगली बार सर से और रिक्वेस्ट करेंगे कि वो सवालों के जवाब आप तक पहुंचा सकें। थैंक यू सो मच कि आपने हमको समय दिया और इतना वैल्यूएबल इनसाइट्स आपने अपने जर्नी का हमारे साथ से शेयर किया। Thank you, Pushpen. I'm great that I could do this. And first time I have been in a podcast, I'm very happy about it. Thank you. थैंक यू सो मच।